तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्षितिज बैच में। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है हर बार की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चे, नया टॉपिक आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकर आए हैं, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। पिछला टॉपिक नेम रिएक्शन आपने अच्छे से किया होगा, उम्मीद करता हूं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम समझना चाहते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम समझना चाहते हैं ना। मतलब कि यहां से रिएक्टेंट से यहां प्रोडक्ट तक गया तो रास्ते में कौन कौन सी चीजों से मिला, क्या क्या पाथ रहा होगा, एक तरीके से पाथ वे क्या होगा, वो सब हमें बातें इसमें करनी है। बेसिकली हम फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पे। आज हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बस तैयार हो जाना है, मन बनाना है, पेन उठाने हैं और लिखने के लिए कुछ नोट्स जरूर उठाने हैं एंड सुनकर समझ कर सारी चीजों को नोट डाउन करनी है। सारी बातें ना, कुछ बातें जैसे मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि मैंने इस तरीके से समझी है, तो हिंदी में किसी कॉर्नर पे लिख लिया करो। वो अंडरस्टैंडिंग लिखना सीखो जो आपने समझा था, ताकि अगली बार जब लेक्चर देख रहे हो, जब अगली बार लेक्चर के नोट्स देख रहे हो, तब आपको वो पढ़ने में ना आसानी हो कि हाँ सर ने ये बात कही थी, ये मैंने कोने पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए कौन कौन से टॉपिक सर इसमें आज हम करने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पहला एक बेस बनाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो क्या क्या रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, वो सारी बातें बच्चे हमें इसमें अंदर करनी है ना। वो जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये पर्टिकुलर एक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कहलाई जा रही है, ठीक है, और कितने टाइप की है, वो सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद बच्चे बात आती है न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, यहां पर हम इंट्रोडक्शन लेंगे, देन न्यूक्लियोफाइल। अब आपको न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव इतना नहीं, इससे बहुत ज्यादा जानना है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, कैसे कैसे इसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है। हमें कई बार ऐसा होता है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है ना, और सच बात है, ये माइनर सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वो आज आप न्यूक्लियोफाइल में समझोगे। न्यूक्लियोफाइल के बारे में, स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो सारी बातें यहां पर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, ऐसी चीजें वाइवा में, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा आपसे पूछी जा सकती है, तो ऐसी चीजों को तो स्ट्रॉन्ग बच्चे कर ही लिया करो, जो बेसिक बातें हैं। कभी भी आप जब किसी बड़ी जगह इंटरव्यू में बैठोगे तो आप देखोगे वो ग्राउंड से क्वेश्चन उठा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, और उसी में ही हम ग्राउंड में फैल जाते हैं कि नहीं सर ये क्या पूछ लिया। देन बच्चे सोलवेंट हम कभी रिएक्शन जब पढ़ रहे होते हैं सोलवेंट की तरफ देखते ही नहीं है। ये DMF क्या है, ये DMSO क्या है, पोलर है, पोलर प्रोटिक है, पोलर अप्रोटिक है, कैसा सोलवेंट है सर, सोलवेंट मैटर करता है? हाँ जी मैटर करता है। तो सोलवेंट की भी कहानियां हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अंदर सारी बातें सोलवेंट की आपको इसके अंदर बच्चे समझनी है। ठीक है, उसके बाद SN1 रिएक्शन आप पढ़ोगे। SN1 रिएक्शन में क्या क्या बातें हैं, है ना भाई, किस तरीके से कौन लोग SN1 शो करेंगे, क्या पाथ होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उसकी स्टीरियो, कैसे कैसे सबस्ट्रेट होंगे जो SN1 देंगे, पहले इनकी बारीक बातें करेंगे, है ना। पहले तो ये पार्ट ही हमें अच्छे से करना है, देन SN1 को हम समझेंगे। उसके बाद SN1 देन SN2 पढ़ना है। SN2 कैसे जाएगी, SN1 के बारे में बातें पढ़ ली, तो SN2 को हम पढ़ेंगे, तो इन दोनों में कंपैरिजन भी तो होना जरूरी है। देन SN1 वर्सेस SN2, मतलब कि कब SN1 से हम भेजें और कब हम SN2 से भेजें, वो हम बात करेंगे। देन बच्चे स्टीरियो केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी कैसी है। देन फर्दर लेक्चर में हम आगे SNI और SNGP की भी, SNNGP की भी हम बातें करेंगे। तो बस आप चीजों को समझना है ना। देखो प्लीज पेन जरूर चलाया करो, ऑर्गेनिक में रिवाइज करा करो। ये तो बस आपको नोट्स बनेंगे, है ना, इसमें ऐसा भी नहीं है कि दाएं पे रिएक्शन आ रही है, नहीं भाई। जैसे नेम रिएक्शन में हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, वो अलग अलग जगह जाके यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इसी का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, मगर इसका क्वेश्चन अलग जगह पर यूज होकर बहुत ज्यादा मिल सकता है पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म का, चाहे वो SN हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो। कहने का मतलब है कोई चीजें ऐसी भी होती है ना जो डायरेक्ट ना आकर कहीं पर जुड़कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो एक ऐसा टॉपिक है, तो इसको एक बार सेपरेटली भी हम पढ़ लेते हैं। हालांकि हम जब भी ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म चलता ही जाता है, साथ साथ ही चलता जाता है, मगर जो चीजें साथ साथ नहीं चल पाती उसको हम एक सेपरेट कॉलम में ले लेते हैं और हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो आई होप आप चैप्टर के बारे में समझ गए होंगे। अब इसको शुरू करते हैं, प्यार से अच्छी बातें इसके बारे में करेंगे। तो पहला टॉपिक सर इसका क्या है, आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो देखते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, है ना। इसको इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या है वो बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए।
तो अगर हम बात करें बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, मान लो कोई एक सबस्ट्रेट है Rx है ना, एक Y आया, उस X को हटाकर उसकी जगह खुद लग गया, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो पहले लगा हुआ था उसकी जगह वो आके खुद लग गया, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट्स सपोज मैं हूं, मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक कोई बाहर से आया जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करके मतलब उसको हटा के खुद जुड़ गया, तो ये क्या हुई, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, देखो एक बारी, जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या है, Rx है, अगर हम बात करें यहां पर हमने लिया Rx, ठीक है, यहां पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल की एंट्री करवाई, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी, वो वाई भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और ये इधर हमने क्या लिया, सोलवेंट, ठीक है, सोलवेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अब ये सब चीजें हैं क्या, Rx है सर हमारा क्या, एक सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है। X क्या है, अगर हम X की बात करें, X है हमारा लीविंग ग्रुप, जाने वाला है ना, जो जाएगा वो क्या है हमारा X है, और न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, सोलवेंट आपका, यानी कि चार चीजों पे पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करती है, एक सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सोलवेंट एंड लिविंग ग्रुप, इन चार चीजों के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। बड़े प्यार से, बड़े बेसिक तरीकों से हमें इसको सारी चीजों को समझना है, मगर इसमें भी एंट्री करने से पहले हमें ये तो पता होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की हमें पढ़नी है ना, कि भाई कितने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो मुझे पढ़नी है। सोलवेंट के बारे में भी बातें करेंगे ना, अभी तक आपने नजरअंदाज किया है सोलवेंट को, हालांकि अभी भी जैम की तैयारी के दौरान भी लोग इसे नजरअंदाज करेंगे, मगर बच्चे जब आप मास्टर्स करोगे तो सोलवेंट के बिना रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। ये सबस्ट्रेट वगैरह इजीली मिल जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली सोलवेंट भी इजीली ही ढूंढने आपको मुश्किल नहीं होगी, पर क्या होता है सोलवेंट के पीछे झगड़े होंगे, झगड़े इन द सेंस कि आपका सोलवेंट आपके जब प्रोजेक्ट करोगे, क्योंकि सबको सोलवेंट एक अश्योर किया जाता है, क्योंकि एक सोलवेंट अलग अलग रिएक्शन में चलता है, जैसे होता है ना कि चीनी ये सारी चीजों में चलेगी, तो ऐसे ही सोलवेंट है, हर अलग अलग रिएक्शन में यूज होता है, तो वो सोलवेंट खत्म हो जाता है, फिर एक दूसरे के सोलवेंट मांगते फिरते हो आप लोग, अभी मांगोगे जब एमएससी में जाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी है जो मुझे पढ़नी है, एक बार उसके बारे में थोड़ी सी बारीक सी एक झलक दिखा दोगे। हाँ जी, आइए समझते हैं कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे हमें पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है SN1, अभी जस्ट हम नाम लिख रहे हैं, इसके अंदर जाके हमें बहुत सारी बातें करनी है। ये यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, क्या होगा भाई SN1 में, क्या होगा SN1 में, जैसे कि लेट सपोज आपके पास Rx है, ठीक है, और यहां से Y आया, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से पहले कहां जाएगा, Rx पहले किस में जाएगा, R कार्बोकेटाइन, मतलब कि ये X निकलेगा, फिर आपका क्या आएगा, Y आएगा, मतलब कि पहले जो जुड़ा हुआ था वो चला गया, अकेला रहा ये, फिर Y आके जुड़ेगा, ठीक है। ये होती है SN1 रिएक्शन। देन आपके पास होती है, अभी इसको डिटेल में बच्चे हमें पढ़ना है, अभी आप चिंता मत करना, SN2 ये बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास होगी। यहां पर क्या होगा, जैसे ये Rx है, ठीक है, अब यहां पर Y भी आने लगेगा और X भी जाने लगेगा, वो एक साथ प्रोसेस होगी, है ना, बैक साइड अटैक होगा, Y कहां से आएगा, पीछे से यहां पर अटैक करेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से बनेगी, X जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन होने लगेगा, इसका ब्रेकिंग होने लगेगा, और अल्टीमेटली आपको यहां से क्या मिल जाएगी बच्चे, RY, मतलब कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, X की जगह अब कौन जुड़ गया, Y जुड़ गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है भाई। चलिए, देन उसके बाद ये SN2 थी, देन उसके बाद जो हमें बच्चे पढ़नी है, ये पढ़नी है क्या, SNI, ये क्या है सर, ये है बच्चे इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, कि जो लिविंग ग्रुप था और जो आने वाला ग्रुप था, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल था, वो एक ही मॉलिक्यूल में थे। किस तरीके से हुआ होगा सर ये, आइए समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा, मान लो कुछ इस तरीके से, अभी देखेंगे अंदर जाके बच्चा, हमें ये देखना है, आप टेंशन ना लीजिए। ये Y इसके साथ जाके जुड़ेगा और ये X कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, RY प्लस X अब क्या हो गया, बाहर। बेसिकली X को यहां पर
एक्स ही बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्स हमेशा निकल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ ये मत समझ आना कि ये है क्या, है ना, ये समझना कि जरूरी नहीं है कि हेलोजन ही है, ये और भी चीज हो सकती है। अंदर जाके जब हम अभी सबस्ट्रेट को पढ़ेंगे, हमें 3-4 चीजें पढ़नी है। सबस्ट्रेट पढ़ना है, जैसे SN1 SN2 और इन सबको शुरू करने से पहले हमें सबस्ट्रेट पढ़ना है, हमें न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, हमें सोलवेंट के बारे में बात करनी है, लिविंग ग्रुप के बारे में बातें करनी है। प्यार से आराम से सारी चीजों को हमें समझना है। क्लियर है जी। फिर बच्चे बात आती है हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसका नाम है क्या, SNNGP। NGP का मतलब समझते हो, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या होगा जी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। मान लो ये आपका RX है और यहां पर एक G लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, G लगा हुआ है, और यहां से क्या आया, Y आया। ये जो G लगा हुआ है ये क्या करेगा बच्चे, मदद करेगा, हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा एलिमिनेट करने को, किसको, X को, ठीक है। ये क्या लिख लो यहां पर, नेबरिंग ग्रुप विल हेल्प। ये क्या करेगा बच्चे, हेल्प करेगा X को एलिमिनेट करने के लिए, और फिर Y आकर जुड़ जाएगा, विल हेल्प टू एलिमिनेट द X को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा, टू एलिमिनेट द X। और अल्टीमेटली आपको यहां से क्या मिल जाएगा, RY मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये X बस, ये ग्रुप क्या है, एक तरीके से हेल्प कर रहा है इसको, X की जगह यहां पर Y आके जुड़ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये जस्ट अभी हमने हेडिंग डाली, हमने कुछ अलग नहीं किया है, हमने बच्चे कुछ भी अलग नहीं किया है, हमने जस्ट हेडिंग डाली है। एक हमारे पास क्या, SN1, देन SN2, देन SNI एंड देन SNGP। क्लियर है। ये चीजें हमें पढ़नी है, डिटेल में हम इसके अंदर जाके बातें करेंगे, ठीक है भाई। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू लिया है, इसको बच्चे अंदर डिटेल में पढ़ना है, मतलब SN1 को डिटेल में पढ़ना है, SN2, SNI, इनकी बहुत सारी अनेक बातें हमें करनी है। ये कार्बोकेटाइन जो बना है, इस कार्बोकेटाइन के बारे में बहुत बातें करनी है। तो ये सब बातें होंगी। अभी जस्ट धीरे धीरे हमें कदम बढ़ाना है और मन लगा के इन सारी बातों को बारीक से समझना है। अब अंदर घुसने से पहले, है ना, ये टॉपिक ऐसा है, मैं पहले अभी बता चुका हूं, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मगर हर जगह घुमा फिरा के यूज होता हुआ ये आपको वहां दिख सकता है। तो इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात एक समझो कि पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए आपको 3-4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये Y आया और यहां पर RY बन गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सोलवेंट, ठीक है भाई। तो अब आपको पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए, यहां पर लिख लेना अच्छे से, टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म, हमें सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए बच्चा, हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म वी शुड नो अबाउट सबस्ट्रेट, है ना, यहां पर लिख लो, वी शुड नो अबाउट, फर्स्ट पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। किन किन लोगों के बारे में हमें पता होना चाहिए बच्चे, सबस्ट्रेट के बारे में, है ना, सबस्ट्रेट क्या होता है इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा कौन कौन से सबस्ट्रेट हम पढ़ेंगे, ये सबस्ट्रेट है। देन हमें थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी नहीं, इसके बारे में तो बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसे, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ है, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना, इधर लिख लेना, ये क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी। एंड देन आपको बच्चे नॉलेज सोलवेंट की भी होनी चाहिए, अप्रोटिक सोलवेंट है, प्रोटिक सोलवेंट है, सोलवेंट कैसे बिगाड़ सकता है काम, कैसे काम बना सकता है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लिविंग ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमारा बेसिकली ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें डिटेल में तो क्या पता होना चाहिए, 2 लोगों के बारे में बहुत खास तरीके से आपको पता करना है, न्यूक्लियोफाइल एंड सोलवेंट। आराम से बारीक बातें हैं जो आपको बिल्कुल प्यार से समझनी है। सबस्ट्रेट हम कौन कौन से लेने वाले हैं, यहां पर कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं, RX पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि क्या आ जाएगा, RF, RCl, RBr, RI, ये लोग यानी कि हैलाइड्स पढ़ने वाले हो आप। क्या पढ़ने वाले हो, हैलाइड्स पढ़ने वाले हो, इनकी रिएक्शन बच्चे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है जी।
एंड देन अगर हम बात करें, आप ऐसे इसकी जगह क्या हो सकता है, इसकी जगह आपके पास एल्कोहल भी हो सकता है, ROH भी आ सकता है, वो भी पढ़ना है आपको। आपको हो सकता है ROR दे दिया जाए तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको RNH2 मिल जाए। ये सारी सारी बारीक बारीक बातें हमें पढ़नी है। ये एल्कोहल हो गया, एल्कोहल वो वाली एल्कोहल नहीं जो हमें पढ़नी है, वो वाली एल्कोहल बच्चे। एंड देन ये क्या हो गया, ईथर हो गया। एंड RNH2 क्या, अमीन। ठीक है भाई, कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। तो इस साल का है ना लास्ट लेक्चर है, तो इसको अच्छे से प्यार से एकदम बारीकी से समझते हुए करो। फिर नए साल में तो और हमें एकदम जोश से धुआं धुआं कर देंगे पूरा, है ना, बढ़िया से पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है, तो बच्चे आराम से, है ना, तारीख बदलेगी, माइंडसेट वही होना चाहिए कि अगले साल भी बहुत अच्छे हमें करना है। उम्मीद करता हूँ इस साल आपके काफी सारे सपने पूरे हुए होंगे, और अगले साल आपके जो आने वाला है, अभी बस आने ही वाला है, बस रास्ते में ही है, उस साल आपके बहुत सारे सपने पूरे हों और बहुत सारे नए सपने भी आप देखो, है ना, ताकि तभी तो मजा है भाई। नए सपने देखोगे, उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा हम भाग दौड़ करेंगे, उसी भाग दौड़ में तो मजा है। जिंदगी चलनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए भाई इंसान को। तो सबस्ट्रेट ये बारीक सा हो गया। अब बच्चे एंट्री जो करनी है न्यूक्लियोफाइल में आपको करनी है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करते हैं ना। ये क्या करते हैं, ये दोस्त इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर करते हैं ना। ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और बेसिकली वो नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या करेंगे बच्चे, डोनेट करेंगे फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग। जैसे कि हमने नेम रिएक्शन में पढ़ा कि भाई कोई एक इलेक्ट्रोफाइल था जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये लोग आके क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ना, डोनेट करते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं बच्चे, ये आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब कि विदाउट कोई चार्ज के भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली एनाइनिक भी हो सकते हैं। दो ही आपको मिलेंगे, न्यूट्रल या एनाइनिक। जैसे कि हमारे पास हो गया बच्चे H2O, है ना, पानी का मोलिक्यूल, ये लोन पेयर है इसके पास, ये इसको डोनेट कर सकता है। हमारे पास हो गया बच्चे NH3, ये इसके पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर सकता है। ऐसे ही हमारे पास H2S हो गया, ठीक है, ये हमारे पास इसको डोनेट कर सकता है। देन हमारे पास हो गया क्या, PR3, ये इसको डोनेट कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, नॉन, अपने न्यूट्रल है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर देंगे। और हमारे पास हो सकता है इस तरीके से एनाइनिक में भी मिल जाए, SH नेगेटिव हो जाए, OH नेगेटिव हो जाए, F नेगेटिव हो जाए बच्चे, Cl नेगेटिव हो जाए, साइनाइड नेगेटिव हो जाए, है ना। और इसी तरीके से हम बात करें, ये हमारा NH2 नेगेटिव हो जाए, तो हमारे को इस तरीके से नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी मिल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। चलिए, अब इसके बाद क्या आएगी बच्चे बात, न्यूक्लियोफाइल तो हमें पता लग गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो हमें बेसिक बातें हमें पता भी है ना, रिएक्शन में ये नहीं पूछे जाएगी, ये छोटी छोटी बातों से हमारा काम नहीं बनने वाला। अब आगे चलते हैं, बस पता करना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसे पता लगाई जाए, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसे पता लगेगा। हालांकि ये सारी बातें बस आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो रिएक्शन से ही बनते हैं ना, जब हम रिएक्शन के अंदर जा रहे होते हैं, SN1 SN2 SNI, देन आगे जाके एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो बस ये बातें एक बार समझ लो, थ्रू आउट आपको काम आएगी, तो आपको दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, एक करती है साइज के ऊपर डिपेंड, आपको सारी बातें पढ़नी है, साइज के ऊपर डिपेंड करती है। देन दूसरे ऊपर करती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। अभी आप अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे काम है। उसके बाद बच्चे हिंड्रेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एंड ये तीसरा पॉइंट, हिंड्रेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। एंड यस, सोलवेंट का भी रोल होता है बच्चे, ये ध्यान रखना। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की बात बच्चे, तो सोलवेंट का भी रोल होता है, ये भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। हिंड्रेंस वाली ये कुछ बातें आप गेस कर लोगे, तुक्के मार लोगे, मगर इन बातों को समझना, सोलवेंट को, साइज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम समझते हैं क्या है हमारा साइज का पहला फैक्टर। तो सबसे पहले हम साइज का फैक्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, साइज फैक्टर पढ़ने हैं। आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको हर वक्त ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। क्लियर है भाई।
साइज फैक्टर हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक कार्बन का इस तरीके से कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये X क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक एनायन आया, यहां पर क्या आया, एक एनायन आया, ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये ध्यान रखना कैसे रिएक्शन होती है, बस सुन लो एक बारी। जैसे ये लिविंग ग्रुप है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसका इधर क्या होता है बच्चे, सिग्मा स्टार होता है। अब सर ये स्टार सुनते आधे लोग मूड खराब कर लेंगे, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। होता क्या है बेसिकली, ये एनायन जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसके सिग्मा स्टार में डोनेट करता है और इनका बॉन्ड यहां पर बनता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे वो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, जो निकलेगा उसी के सिग्मा स्टार में वो डोनेट कर रहा है। कहा ये जाता है बच्चे, जैसे कि अगर हम सीधा अपना कॉन्सेप्ट लगाएं तो एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि भाई जितना छोटा साइज होगा उतना आसानी से यहां पहुंच जाएगा। नहीं जी नहीं, ध्यान रखना, लार्जर द साइज, ये बात ध्यान रखना, लार्जर द साइज मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, लार्जर द साइज मोर विल बी, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मेरी काम है, आपको बस ये पॉइंट एंड तक ध्यान रखना है। मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी, बोलो हाँ या ना। कैसे सर, आइए समझते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है, अगर आपका एनायन बड़े साइज का है तो वो मोर पोलराइज हो जाता है। कहा यह जाता है कि अगर ये बड़ा साइज है ना, तो ये दूर से ही, इसके बिना पास जाए, दूर से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने सिग्मा स्टार में डाल देगा। अगर ये पास जाएगा तो ये पूरे स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और इस न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन क्रिएट होगा। अब ये दूर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देगा और जब डाल देगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनने लगेंगे। बॉन्ड बनने के बाद रिपल्शन वाली बातें नहीं होंगी, ठीक है। जब ये अगर छोटा होता तो इसको करीब जाना पड़ता है इसके अंदर, इस सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए। क्यों सर, बड़ा होने से ऐसा क्या हुआ, देखो लार्ज साइन होता है ना, लार्ज अगर साइज है, लार्ज साइज ऑफ एनायन, ये बस आपको बातें जाननी है। पीएस कलसी एक बुक है जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। लार्ज साइज ऑफ एनायन के कारण वो मोर पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब समझ रहे हो, फजान रूल में हमने पढ़ा था, पोलराइज मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या डिस्टोर्ट हो जाएगा। डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर होगा, इसके खुद के न्यूक्लियस से दूर होगा और इजीली वहां पर डोनेट कर देगा। तो पोलराइज होने से एक तो वो लूजली भी बाउंड हो जाता है, दूसरी बात वो इजीली सिग्मा स्टार में डोनेट कर देता है विदाउट इसके करीब जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट बच्चे आपको ध्यान रखना है। मोर पोलराइज हो जाता है तो यहां पर हम कहते हैं मोर इजीली डोनेट into the sigma star, donate the electron density, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख लेना, इजीली डोनेट, यहां पर लिखते हैं दोबारा ढंग से, पोलराइज, इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा स्टार। तो बच्चे ये बात आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ये बातें बच्चे आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि साइज के वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रीजन जो बुक में एक्सप्लेनेशन है वो यही है, एक तो ये डिस्टोर्ट होते हैं, जो बड़े साइज के एनायन होते हैं वो डिस्टोर्ट होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका डिस्टर्ब होता है। देखा था ना कि जब हम फैजान रूल पढ़ रहे थे, तो डिस्टोर्ट होने के कारण, पोलराइज्ड होने के कारण वो इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते अपने न्यूक्लियस से, वो इजीली डोनेट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये साइज बड़ा है तो ये सिग्मा स्टार में डोनेट करने के लिए इसको इसके करीब नहीं जाना पड़ेगा, ये दूर से ही उसके अंदर डोनेट कर सकता है। दूर से डोनेट कर देगा, बॉन्ड बन जाएगा, रिपल्शन नहीं होगा। अगर ये छोटा होता तो इसको इसके करीब जाना पड़ता और करीब जाके डोनेट करने से पहले ही रिपल्शन फील करने लगता, इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। समझ रहे हो, इसे भाई उससे मिलने के लिए पहले उसके करीब जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बिना करीब जाए ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से डोनेट कर रहा है। तो ये कुछ बातें बच्चे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मान लो कोई आपको कह रहा है कि भाई मुझे बताओ F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर अगर आपसे बच्चा ये बात कर दी जाए कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताओ, तो क्या बताओगे, किसका अच्छा ऑर्डर है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर I नेगेटिव बहुत बड़ा है तो वो इजीली डोनेट कर सकता है, ये बड़ा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसको करीब जाना पड़ेगा डोनेट करने के लिए, और जब ये करीब जाएगा तो इसे धक्कम धुक्की महसूस होएगी, गुत्तम गुत्ती महसूस होएगी, रिपल्शन फील होगा, जिसके कारण ये क्या है, एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। और I नेगेटिव क्या है, एक शानदार न्यूक्लियोफाइल है। बोलो हाँ या ना।
अरे बोल तो दो। जैसे कि भाई SH नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, कौन जीतेगा भाई? SH नेगेटिव। पता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बड़ा भाई सल्फर, ऊपर से नीचे आने से साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। आज से हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? समझ में आया? मान लो SH नेगेटिव दे के आपसे वो NH2 से पूछ रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। SH सल्फर नाइट्रोजन से भी बड़ा है। मान लो आपको कोई कह दे CH3SH है और CH3OH है। पहली बात तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल है? अरे हाँ जी सर, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है? ये रहे लोन पेयर, ये रहे नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है बच्चे? बड़ा है। तो ये सारी छोटी छोटी बात ध्यान रखना। बिग साइज, बिग साइज यानी कि यहां पर सीधा लिख लो, साइज और न्यूक्लियोफाइल का क्या है? प्यार वाला रिश्ता है। अगर साइज बड़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या है? बड़ी है। इनका कांटे का रिश्ता नहीं है बच्चे, ये बात ध्यान रख लेना। तो साइज समझ में आ गया भाई? साइज वाला क्लियर है हिसाब किताब। जो साइज बड़ा होगा, मोटा होगा, वो ताकत, लंबा मोटा जो भी कहो, मतलब कि बिगर साइज में जो होगा बच्चे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि अब आप जैम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ये कभी कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा, मगर ये कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं पर यूज हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ये कुछ कुछ बातें हम पढ़कर चलेंगे। सर साइज ही होगा क्या? नहीं भाई, अगर साइज के बाद क्या हो सकता है तो ध्यान रखना, इफ साइज सेम, अगर बच्चे साइज कंपेरेबल है, साइज क्या है? कंपेरेबल है सर, ज्यादा अंतर नहीं है, देन क्या देखते हैं? देन हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले साइज ही चेक करना है, साइज के बाद साइज बड़ा ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर बड़ा साइज होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक बेटर न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर साइज कंपेरेबल हो गया, जैसे कि बच्चे CH3 नेगेटिव हो गया, ठीक है जी, NH2 नेगेटिव हो गया, ठीक है जी, OH नेगेटिव हो गया, बोलो हाँ या ना, F नेगेटिव हो गया। ये लोग मेरे पास हैं, लेट सपोज इनको कहा गया कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें, तो हम क्या चेक करेंगे? सर ये तो सेकंड पीरियड के ही हैं, तो कंपेरेबल साइज है, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर है। तो ध्यान देना, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना बच्चे, वो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनकाटे का रिश्ता शो करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि अगर कोई, मैं बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो मैं अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को एकदम पकड़ के बैठूंगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? उसे डोनेट करने वाली बात। तो अगर मैं उसे पकड़ के बैठा हूं तो वो डोनेट कैसे करूंगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने जो नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसे पकड़ कर बैठते हैं, होल्ड करके बैठते हैं, जिसके कारण उसे डोनेट करने से मना करते हैं। कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है ना, सच वाले कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं, ऐसे नहीं है अपने मन मर्जी से। पहले साइज का फैक्टर आता है, साइज में वही बातें बताई जाती है पोलराइजेशन वाली, अगर बुक पढ़ोगे तब समझ जाओगे। फिर ये वाला फैक्टर आता है, फिर ये वाली बातें बताई जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें, क्या लिखेंगे बच्चे? न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो क्या आएगा भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर हम लिखते हैं तो यहां पर ध्यान रखना, F नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज्यादा है। क्लियर है भाई? इस तरीके का भी आपको बारीक बारीक बातें ध्यान रखनी है। कर लेंगे आराम से कर लेंगे, बस पता होना चाहिए। बच्चे एक और बात ध्यान रखो, अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी पहचान पाए हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपने समझ ली है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है, या लेट सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने समझी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाए तब क्या? अब ये कैसे होगा आइए समझते हैं। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाए बच्चे, तो क्या करेंगे? देन चेक स्टेबिलिटी। देन क्या करते हैं भाई? स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। बोलो हाँ या ना। कैसे सर? देखो बच्चे, मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का है, ये भी OH नेगेटिव है, ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल तो O ही है, O से ही डोनेट होंगे, बिल्कुल ठीक। यहां पर लेट सपोज ये भी क्या है? ये बस पता होना चाहिए, ऐसा कुछ चीजें हैं। और फिर एक आपके पास है क्या? ये भी O से ही डोनेट करेगा, तो ये तीनों ही O से डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चे सेम हो गई। देन क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी।
और यहां पर भी ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ये ध्यान रखना, ये कब करना है, स्टेप वाइज। ये दिस इज थर्ड, ये थर्ड पॉइंट है भाई हमारा, है ना। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था बच्चे ये साइज का था, पहला पॉइंट था हमारा साइज का, एंड दूसरा पॉइंट था ये साइज कंपेरेबल होने का, एंड तीसरा पॉइंट, तो पहले पे साइज ही देखना है। अब इनमें मुझे बताओगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहना चाहता है, ये बात याद रखना हमेशा। अगर यहां पर तो सारे ही सर एक ही जैसे हैं, तो स्टेबल कौन है। आइए स्टेबिलिटी देखने के लिए रेजोनेंस से स्टेबिलिटी देखते हैं हम, है ना। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आइए मैं आपको स्टेबिलिटी, वैसे उम्मीद करता हूं ये आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी के बारे में। बच्चे ये ज्यादा स्टेबल है या ये, सर यहां पर तो रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी ही तो लाता है। रेजोनेंस क्या लाता है, स्टेबिलिटी ही लाता है। तो यहां पर OH नेगेटिव क्या है बच्चे, सबसे कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, जस्ट OH नेगेटिव है। यहां पर क्या है, रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है, यहां पर क्या है, रेजोनेंस लग रहा है। अब बच्चे यहां पर रेजोनेंस लगेगा, मगर एक बार नेगेटिव चार्ज कहां बनेगा, कार्बन पर बनेगा। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहां पर भी रेजोनेंस है, तो ध्यान रखना इसका रेजोनेंस ज्यादा मायने रखता है। क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रहा है। मतलब कि यहां पर नेगेटिव चार्ज, इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज दोनों बार एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, जबकि इधर जब रेजोनेंस होगा तो एक बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होंगे एंड देन कार्बन पे होंगे। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रहना चाहिए। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने सर, क्योंकि बच्चे जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो किस पे बन रहा है, वो नेगेटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बन रहा है, दोनों बार ऑक्सीजन पे बन रहा है। तो इसको हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहां से अगर हम देखें स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो CH3COO नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन। इसे फिनोक्साइड आयन बोला जाता है बच्चे। ये क्या है हमारा, इससे कम स्टेबल है, बट हाँ इससे तो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, चार्ज का डिस्पर्शन होना, है ना। GOC में ये बातें हम करते हैं। तो अब आपने ये छोटी छोटी बातें आपको पता है, हम बस उसका हेल्प ले लेंगे। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है सर, और क्या हमें जानना है, ये रिवाइज ही करवा रहा हूं ताकि अंदर जाके आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये पुराने कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करवा रहा हूं, ये आपको पता होंगे लगभग, मगर हम इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। अंदर जब अभी हम घुसेंगे सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी कुछ नामों वाली रिएक्शन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है। तो मैं जब आपको कहूंगा कि यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और आपको वहां पर ध्यान भी देना है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया बच्चे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, OH नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल और न्यूक्लियोफाइल होगा, देन आपका ये फिनोक्साइड आयन सर, एंड देन आपका ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई ये फिनोल है, ठीक है, ये आपको कोई कह रहा है एक छोटा सा, हालांकि यहां पर कोई लिंक नहीं है, उतारना चाहो तो उतारो वरना मत उतारो, मुझे कोई वो नहीं है। अगर ये आपको कोई कह रहा है कि इन दोनों में एसिडिटी किसकी ज्यादा है ना, ये दोनों के पास क्या है, एसिडिक प्रोटोन है, ये एसिडिक प्रोटोन, ये एसिडिक प्रोटोन। तो हम कैसे देखते हैं एसिडिटी, अगर इनकी एसिडिटी की बात करें तो बच्चे कैसे देखी जाएगी, इसका क्या बनाया जाएगा सर, कॉन्जुगेट बेस बनाया जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाया जाएगा। ध्यान रखना, जितना ये हमारे यहाँ का नहीं है भाई, ये नहीं पढ़ना हमें, ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रहा हूं। एसिडिटी बेसिसिटी हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, बस पता होना चाहिए भाई, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी एसिडिटी, ठीक है। ये भी GOC में ही हम पढ़ते हैं, GOC के अंदर हम इसको देखते हैं। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, जो एसिड है उसमें से एक एनायन उसका निकाल, मतलब जो एसिडिक प्रोटोन है उसको हटा दो, ये आपका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस है। ये दोनों क्या है बच्चे, कॉन्जुगेट बेस है। आपको स्टेबिलिटी पता है कॉन्जुगेट बेस की किसकी ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है,
मोर स्टेबल है ना भाई ये, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसके इक्विवेलेंट है, दोनों बार नेगेटिव चार्ज O पर बन रहा है, तो एसिडिटी भी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। ये जस्ट छोटा सा पॉइंट है, इग्नोर करना चाहो तो इसको यहां पर इग्नोर कर दो, क्योंकि मगर लिख लो, है ना, लिख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म के किनारे में कहीं भी उस कॉपी में जीओसी में लिखना है वहां लिख लो, बस पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिगार्डिंग, पहले साइज देखेंगे, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे। साइज हमें बड़ा चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। देन उसके बाद हमें क्या देखना था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल कम है, क्योंकि वो अगर मोर स्टेबल है तो वो इजिली डोनेट नहीं करेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना नहीं चाहेगा। अगर मैं स्टेबल हूं तो मैं क्यों किसी के ऊपर जाकर अटैक करूंगा, ऑब्वियसली बात है। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अनस्टेबल लोग ही कर रहे हैं, कोई एक बॉन्ड बने हुए हैं जाकर अटैक कर रहे हैं क्योंकि अनस्टेबल है, अलग बात है, ये अलग बात है हमारी। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हमारा साइज का पॉइंट, ये 3 पॉइंट बच्चे हमने देखा। एक हिंड्रेंस का पॉइंट और देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे, हिंड्रेंस का पॉइंट और देख ले, मतलब कि भाई अगर हिंड्रेंस होगी यहां पर, अगर हमारे पास हिंड्रेंस है, एक मान लो ये है OH नेगेटिव, आप खुद ही बता दोगे ये तो, एक है हमारे पास O2CH5, है ना, ये इस तरीके से है। या फिर बच्चे एक हमने ले लिया O नेगेटिव ले लिया, कार्बन ले लिया, इसके पास एक बार CH3 ले लिया, एक बार CH3 ले लिया, एक बार हमने हाइड्रोजन ले लिया, और बच्चे एक बार हमने क्या लिया, O नेगेटिव ले लिया, कार्बन ले लिया, CH3 ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया, ये हमारे पास है। ठीक है, आपको बताना है कि भैया कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो भाई, डोनेट करने वाला तो ऑक्सीजन ही है। अब कई लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कि सर ये दूर से डोनेट कर देगा, ये बड़े साइज का है। अरे महान इंसान, डोनेट तो ऑक्सीजन ही कर रहा है, तो ऑक्सीजन 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 सेम ही है, मगर एक तो तुम खुद अकेले जा रहे हो डोनेट करने, कम खर्चा होगा, एक अपनी पूरी पार्टी पूरी टीम लेकर जा रहे हो, क्या फायदा भाई। वो जो सिर्फ हिंड्रेंस करे ना, कभी कंट्री करे किसी चीज में, बस हिंड्रेंस देगी, तो उसे ले जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है, दोस्त लोग है ना, इसलिए कुछ ध्यान रखना। हिंड्रेंस और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। अगर बात करें ये मोर हिंडर्ड है, ये क्या है बच्चा, मोर, ये तो पता होगा आपको, ये मोर हिंडर्ड है ना, बहुत ज्यादा स्टेरिकली यहां पर तंग करेगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है बच्चे, कम है। याद रखना, OH नेगेटिव सबसे ज्यादा, देन ये सबसे कम होगा, क्योंकि वो एक बड़ा बल्कि ग्रुप साथ में ढो रहा है, उसके कारण वो रिपल्शन क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण वो लेस न्यूक्लियोफाइल है। ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें बस आपको नोट डाउन करनी है, समझना है, आगे कभी किसी को समझाना पड़े तो आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म की हेडिंग डाल ली, इसका मतलब आपको न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, और हाँ आपको सोलवेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं सोलवेंट पढ़ना। तो सोलवेंट में बच्चे अब आपको देखना क्या क्या है, देखो सोलवेंट में सबसे पहली बात, पोलर सोलवेंट हम पढ़ रहे हैं ना, पोलर सोलवेंट आपको पढ़ने हैं। पोलर सोलवेंट में 2 तरह के बच्चे सोलवेंट होंगे। आज से पहले अगर आपने ये ध्यान दिया है या नहीं दिया, नजरअंदाज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब आप उसको समझेंगे आराम से। पोलर सोलवेंट में बच्चे एक होता है प्रोटिक पोलर सोलवेंट, है ना, पोलर मतलब कि भाई एक चार्ज सेपरेशन हो, जैसे कि लेट सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, एक तरीके कह सकते हैं। तो एक होता है आपके पास प्रोटिक पोलर सोलवेंट, इसे बोलते हैं प्रोटिक पोलर सोलवेंट बच्चे जी। और एक आपके पास क्या होता है, एक होता है आपके पास प्रोटिक अप्रोटिक, अप्रोटिक इसे बोलेंगे अप्रोटिक पोलर सोलवेंट। ठीक है, यानी कि अंतर क्या है सर, अंतर समझाओगे? हाँ जी बिल्कुल समझाएंगे, वही तो काम है हमारा। यहां पर H प्लस प्रेजेंट होंगे, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, H प्लस। प्रोटोन यहां पर बच्चा प्रेजेंट होगा, प्रोटोन यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना। H प्लस यहां पर प्रेजेंट होगा, और ये क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे, ये ध्यान रखना, ये क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। यहां पर क्या होगा, H प्लस प्रेजेंट नहीं होंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, बस ये ध्यान रखना। अप्रोटिक, यहां पर प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। जैसे कि भाई यहां पर अगर हम बात करें, H2O हो गया हमारा, CH3OH हो गया, ये है ना, वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है बच्चे। जबकि
अप्रोटिक, है ना, अप्रोटिक पोलर सोल्वेंट, या फिर इसको यूं भी बोल सकते हैं, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना आप प्रोटिक और अप्रोटिक वर्ड, ये दो वर्ड यूज करते चलो, ये दो वर्ड आपको यूज करते हुए चलने हैं। हालांकि इसको लिख लो, इस तरीके से लिख लो, चाहे ये क्या है, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, क्योंकि बुक में आपको इसी तरीके से बच्चा वो लिखे हुआ मिलेगा। और इसे क्या लिखोगे, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट। कुछ नहीं है, बस उसको सीधा किया है, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट, बस अप्रोटिक वर्ड को यहां पर लिया है। इसके एग्जाम्पल क्या है सर? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें एसीटोन, है ना, एसीटोन C डबल बॉन्ड OCH3CH3, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो 4 सेपरेशन है, पोलर तो है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलर तो है। देन आपके पास क्या है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया, DMFS DMSO इसको बोलते हैं हम, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पर, सॉरी, एक आपके पास यहाँ पर क्या होगा, DMF भी होगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या बोलेंगे इसे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल, इसको इधर लिख लो, DMF। ये भी बस जस्ट ये लिखा हुआ दिखता है आपको, जस्ट ये लिखा हुआ दिख जाएगा तो ये समझ जाना पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है भाई। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो इस तरीके से बना लेना, COHN और डाइमिथाइल यहां पर लगा होगा, ठीक है, ये होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहां पर भी आपके पास ये प्रोटोन गिवर नहीं है, प्रोटोन नहीं दे पाएगा, ये ध्यान रखना, प्रोटोन नहीं दे पाएगा, इसको इतना ध्यान रखना। और यहां पर भी ये 4 सेपरेशन है, पोलर है मगर अप्रोटिक है, प्रोटोन नहीं दे सकते, पोलर तो है, 4 सेपरेशन यहां पर है। इनको कैसे यूज करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। ये H+ डोनर होते हैं, मतलब कि H+ दे सकते हैं, H2O के पास H+ है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये H+ भी नहीं दे सकते और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर सकते। ये है पोलर अप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। कोई न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो, एक सबसे हैरानी की जो बात अगर मैं आपको बताता हूं, मान लो एक ट्रेंड है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, प्रोटिक सोल्वेंट में इनका एक ट्रेंड होगा, अप्रोटिक सोल्वेंट में अलग ट्रेंड होगा। तो हमें दोनों सोल्वेंट में कैसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, कैसे सोल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को मदद करता है, ये पता होना चाहिए। समझ रहे हो कि सोल्वेंट कैसे न्यूक्लियोफाइल को ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल का, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 2 सोल्वेंट आपने पढ़े हैं अभी, जस्ट पहले ये लिख लो, ये नोट डाउन करें। अब हम 1 बाय 1 करके पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटिक सोल्वेंट। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोटिक सोल्वेंट। तो हेडिंग डालेंगे पोलर बच्चे, बस आपको पता होना चाहिए, और ये तो काम की चीजें हैं, है ना। मास्टर्स में जाके जब प्रोजेक्ट करोगे ना, तब भी जैसे लैब में वाइवा के दौरान ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि क्यों ये सॉल्वेंट कैसे, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बातें पूछी जा सकती है। नजरअंदाज करने वाली चीजें हैं, मगर आप मत करो, जस्ट इसे समझो, एग्जाम में भी ये आ सकती है। मान लो कोई एनायन अगर पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में होता है तो बेसिकली उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, ये ध्यान रखना। यहां पर हम लिखेंगे इफ, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करता है। अप्रोटिक, जो प्रोटिक है वो डिक्रीज करेगा, अप्रोटिक क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है। तो यहां पर लिख लेना इफ एनायन इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट भाई, अगर वो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में प्रेजेंट है ना बच्चे, प्रेजेंट इन पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये याद रखना। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर बच्चे क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर असली में क्या होता है ना, घेर लेते हैं ये लोग, है ना। जैसे कि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, कोई नेगेटिव चार्ज वाला, ये बच्चे आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पर आपके पास मान लो आप H2O सोल्वेंट यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो आप, H2O सोल्वेंट यूज कर रहे हो। लेट सपोज हम H2O लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो आपको पता है इधर 4 सेपरेशन होगा, ये नेगेटिव है, यहां पर ये डेल पॉजिटिव है, तो इनके बीच में ये क्या होगा, इंटरेक्शन होने लगेगा।
आयन डाइपोल इंटरेक्शन इसे कहते हैं हम। इसी तरीके से यहां पर एक हाइड्रोजन आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना, एक इस तरीके से ऐसे ये दिखने लगेगा। तो ये क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं, इसको घेर लेते हैं, ये ध्यान रखना, इसे घेर लेते हैं। तो ये पहले एक अकेला फ्री आदमी चल रहा था, है ना, एक अकेला चल रहा था, मगर अब इसको क्या कर लिया, घेर लिया गया। H मतलब H2O ही है, ये H2O ही बनाना आप। इस प्रोसेस को अगर पानी का मोलिक्यूल करता है ना, अगर H2O करता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, है ना, H2O करता है हाइड्रेशन बोलते हैं। और अगर कोई और सोल्वेंट हो, जैसे अभी हमने मिथेनॉल लिया था, तो अगर और कोई सोल्वेंट हो, कोई और सोल्वेंट, तो उसे क्या बोल देंगे, सोल्वेशन बोल देंगे। तो कहा क्या जाता है बच्चे, कहा यह जाता है कि अगर एनायन पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में है तो उसका हाइड्रेशन हो जाता है। जो पहले वो अच्छे से मूव कर रहा था, तेज तेज मूव कर रहा था, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट कर रहा था, एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, मगर उसका सोल्वेशन होने से, इस तरीके से उसे घेर लिया जाने से, इस तरीके से उसे घेर लिए जाने से अब वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बोलो हाँ या ना। तो ये बात ध्यान रखना। और छोटा सा पॉइंट इसमें एक और ये भी है कि जो स्मॉलर आयन है ना, स्मॉलर आयन मोर हाइड्रेशन, उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा बच्चे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो जैसे कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी बिहेवियर बताइए, किसके अंदर, इनका बिहेवियर बताइए पोलर प्रोटिक सोल्वेंट के अंदर। तो कैसे बताएंगे, तो भाई हम जैसा पढ़ रहे हैं वही पढ़ते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, ये क्या होगा, मोर हाइड्रेटेड होगा। क्योंकि हाइड्रेशन क्या है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जितना छोटा साइज उतनी ही ज्यादा क्या, हाइड्रेशन। तो बच्चे ये क्या होगा, मोर हाइड्रेशन होगा सर, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ये स्लोली रिएक्शन में मूव करेगा, और जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बच्चा, कम होगी। ये बारीक बारीक बातें ध्यान रखना। सर ये तो सेम आया जैसे हमने पढ़ा था, हाँ इसमें तो सेम आया, हमने यही पढ़ा था कि साइज बढ़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी, और इस वाले सोल्वेंट में भी यही आया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मगर बच्चे पोलर अप्रोटिक में इसका इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर मान लो कोई आपको कोई कह रहा है OH और SH नेगेटिव में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, इस सोल्वेंट में तो SH की ही ज्यादा बताई जाएगी। कोई शर्माना नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं लेनी है। यहां पर जैसे हम पहले बता रहे थे वैसे ही बताना है, क्योंकि स्मॉल जो आयन होते हैं उनको घेर लिया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है, तो वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए ये जर्नल लाइन भी लिखी है कि अगर एक आयन, बात करें पोलर प्रोटिक सोल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट में, तो एक एनायन, पर्टिकुलरली एक एनायन, चाहे आयोडीन नेगेटिव ले लिया, तो आयोडीन नेगेटिव या कोई भी, अगर हम एक पर्टिकुलर एनायन ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम ले रहे हैं, तो अगर ये पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और पोलर अप्रोटिक में है तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा क्यों, उसे देखने के लिए हमें अब क्या पढ़ना है, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट पढ़ना है। पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट की अब हम हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेगी बच्चे, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट की। भैया इसमें कैसा बिहेव करता है हमें पता तो हो, हमें मालूम तो हो, बोलो हाँ या ना जी, हाँ या ना, हाँ सर। देखो बच्चे पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में क्या होगा, यहां पर कहा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चे क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे होती है सर, किस तरीके से, कौन करने आता है जरा बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल समझते हैं। देखो आपके पास ये एक, हम मान लो लेकर चल रहे हैं एक पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट जिसका नाम क्या है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर डेल नेगेटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, यहां पर होता क्या है, जैसे इस वाले केस में हम क्या कह रहे थे, इस वाले केस में हमारा ये नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके साथ पॉजिटिव वाला इसको घेर कर बैठा है। मगर जबकि यहां पर क्या होगा, आइए समझते हैं बच्चे। कहा जाता है कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज। ऐसा मानते हैं कि पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट में हमारा जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है ये एम्बेडेड है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड। सर ये कौन सा शब्द ले आए भारी, आइए समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज एम्बेडेड,
एम्बेडेड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वेल सीटेड है, मतलब अच्छे से बैठा हुआ है, ये इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, ये दबा हुआ है, एक तरीके से पीछे है, वेल सेटल्ड है, वेल सीटेड है। अब इंटरेक्शन किस किस के बीच में होगी? इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच। ऐसे ही अगला आएगा, ऐसे ही इसी तरीके से यहां पर होगा भाई, है ना, ऐसे ही यहां पर इस तरीके से होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन करेंगे, नेगेटिव चार्ज। ये सबके ऊपर डेल नेगेटिव है, सबके ऊपर डेल नेगेटिव है बच्चा, सबके ऊपर डेल नेगेटिव है। तो ध्यान रखना इस तरीके से ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब बेसिकली क्या होगा, इस नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के कारण हम ये सारा घेर लेना इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव है और इधर नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, और ये इंटरेक्शन क्या होगी? बेसिकली रिपल्शन ही होगा। पॉजिटिव चार्ज तो एम्बेडेड है, इसलिए दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर लिख लेना दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज डू नॉट इंटरेक्ट, पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट नहीं करेगा जी। तो कौन करेगा? नेगेटिव करेगा, डू नॉट इंटरेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज विल इंटरेक्ट, नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगा। ये सारी बातें लिखें, पहले समझें फिर लिखेंगे। नेगेटिव चार्ज विल इंटरेक्ट, जिसके कारण क्या होगा भाई? अब नेगेटिव नेगेटिव, मैं मान लो पॉजिटिव हूं तो मैं नेगेटिव, है ना, अपोजिट अट्रैक्शन, ये तो रियल लाइफ में भी चल रहा है, पॉजिटिव अपोजिट अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल, है ना। आप देखो भाई, अपने ही केसेस देख लेना, कोई लोग, है ना, अपने केसेस मत उठा लेना खुद के। अब सर मैं ऐसा हूं, वो ऐसी है, या वो ऐसा है, मैं ऐसी हूं, ऐसे नहीं भाई, ठीक है। रियल लाइफ में भी ये हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, ये जर्नल है, और नेगेटिव नेगेटिव जो एक जैसे हैं उनके बीच में क्या है? रिपल्शन है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज विल इंटरेक्ट विद नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण बच्चे क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब अट्रैक्शन अच्छी लगती है, रिपल्शन? ऑब्वियसली अट्रैक्शन। रिपल्शन के कारण ये क्या फील करेगा? अनस्टेबिलिटी फील करेगा। तो यहां पर बच्चे क्या कहा जाएगा? हम कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज विल फील रिपल्शन, ये रिपल्शन फील कर रहा है सर, विल फील रिपल्शन, ठीक है। जिसके कारण अब हम क्या कहेंगे? रिपल्शन फील करने के कारण हम कहेंगे ये अनस्टेबल हो रहा है, इट बिकम अनस्टेबल। अब बच्चे अनस्टेबल हो रहा है, अगर इसे पता लग रहा है कि भाई मैं सॉल्यूशन में अनस्टेबल हो रहा हूं, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी हमने बात की थी ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम क्या मानते हैं, अगर हमारा एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बच्चे? ज्यादा होती है। क्लियर है भाई? जो हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफिल अनस्टेबल फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है बच्चे? रिपल्शन होता है। बोलो हाँ या ना। तो एक ही कोई मान लो आदमी पोलर अप्रोटिक और पोलर प्रोटिक में से कहां पर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा? पोलर अप्रोटिक में वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अनस्टेबल है। अब अगर हम बात करें हम प्रोटिक वाले की, प्रोटिक वाले में क्या हो रहा था? प्रोटिक वाले में एक तरीके से इसका सोल्वेशन हो रहा था, इसका सोल्वेशन हो रहा था, हाइड्रेशन हो रहा था, इसको घेर लिया जा रहा था। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन थी। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये एक स्टेबिलिटी यहां पर मिल रही थी। स्टेबिलिटी के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर क्या हुई? डिक्रीज हुई। और यहां पर अनस्टेबिलिटी मिली तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हुई। ये बारीक बारीक बातें अगर आप कभी किसी वाइवा में अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और बच्चे ये पता होना चाहिए, केमिस्ट्री है ये, आप कभी भी कहीं जाओगे, मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, जब पीएचडी के इंटरव्यू में जाओगे या किसी भी वाइवा में जाओगे, आपको लगता है कि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, वो बिल्कुल ग्राउंड से क्वेश्चन उठाते हैं, बेसिक बेसिक बातों से, जो चीजें रियल में यूज कर रहे हो। क्योंकि ये चीजें यूज करते हैं हम जब लैब में प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन उठते हैं और दिक्कत कर जाते हैं। तो अभी तो चलो जैम की तैयारी चल रही है, इसे चलने रहने दो, मगर कभी पढ़ना, इस तरीके से भी चीजों को पढ़ना कि आप किसी के सवालों का जवाब देना भी आए आपको। अब यहां पर एक केस और आता है, एक केस और कहा जाता है कि यहां पर अगर स्मॉल साइज है,
स्मॉल साइज एनायन में क्या कहा गया, ज्यादा रिपल्शन, इधर कहा गया मोर रिपल्शन। क्यों सर, ये तो बिल्कुल ही अलग बात कह दी। रिपल्शन किस किस के बीच में हो रहा है भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव हमारे न्यूक्लियोफाइल के बीच में। अगर लार्ज साइज मेरा एनायन है, अगर मेरा लार्ज साइज एनायन यानी कि न्यूक्लियोफाइल, ये किसके बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात हो रही है भाई, है ना, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात हो रही है। अगर ये ऐसा है तो यहां पर क्या होगा, देखो एक मान लो F नेगेटिव है, एक है I नेगेटिव, दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है। F क्या है, छोटा है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, मतलब कि हाँ भाई ठीक है, काफी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। I क्या है, एक बड़ा सारा है, तो वो जो एक नेगेटिव चार्ज है बच्चे, वो कहा जाएगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक ना बोले तो ही ठीक रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव, वो कहा जाएगा बड़े साइज पे क्या है, डिस्पर्स्ड है, फैली हुई है, पूरे में फैली हुई है। तो इतना ज्यादा जब O नेगेटिव वहां से आ रहा होगा तो इस फैली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई रिपल्शन नहीं लगा पाएगा, इसलिए हम कहते हैं लार्ज साइज एनायन होता है तो बच्चे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लिख लेना प्यार से, प्यारे प्यारे शब्दों में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चे, डिस्पर्स्ड होती है, मोर डिस्पर्स्ड होती है, फैली हुई होती है, डिस्पर्स्ड होती है, ठीक है, फैली हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है, लेस रिपल्शन होता है, कम रिपल्शन फील होता है ना, कम रिपल्शन फील होता है भाई। तो यहां पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एक चीज की, जैसे कि ये वाली मैं आपको बात करता हूं, F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है एंड I नेगेटिव है। बच्चे अगर आपको कोई कह रहा है कि पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट के अंदर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मुझे बताओ, तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, सर हमने अभी तो किया था, हमने अभी तो बताया था बच्चे, वो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट था, यहां पर बिल्कुल कहानी बदल जाएगी, ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा F नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर मोर रिपल्शन है। सर ये कैसे हुआ, ये ऊपर ऊपर जो मैंने लाइन लिखी हुई है वहीं से ही तो आया। I नेगेटिव में क्या हुआ, इसका साइज क्या है, लार्ज है, साइज क्या है, लार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चा क्या है, डिस्पर्स्ड है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सर फैली हुई है, फैली हुई है तो भैया O नेगेटिव इसको कम रिपल्शन करेगा, लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन होगा तो ये लेस अनस्टेबल होगा, तो लेस न्यूक्लियोफाइल होगा। इधर मोर रिपल्शन, मोर अनस्टेबिलिटी बढ़ी और दुर्घटना, मतलब कि अनस्टेबिलिटी इंक्रीज तो न्यूक्लियोफिलिटी इंक्रीज। हर कॉन्सेप्ट को समझना है, बारीकी से पता होने चाहिए। यही कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ते पोलर अप्रोटिक की जगह पोलर प्रोटिक में, तो कैसे बताते, हम कहते, देखो पोलर प्रोटिक में हम कहते हैं कि भाई F नेगेटिव कम न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि सर पोलर प्रोटिक में ना इसको घेर लिया है, इसको स्टेबल कर लिया है, इसको घेर के बैठे हैं, इसका सोल्वेशन कर दिए, धीरे 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 मूव करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। जबकि अप्रोटिक में हम कहते हैं कि इसको रिपल्शन फील हो रहा है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के कारण ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की तरह बच्चे बिहेव करेगा। जैसे कि अगर आपको कोई कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है, भाई समझो नया है मगर बहुत काम का है, आगे तक पढ़ोगे, मास्टर्स में ये नोट्स पढ़ोगे, आप देख लेना, जब गेट नेट किसी भी पेपर में देखोगे, बड़ी बड़ी चीजों पढ़ने से पहले इन बारीक बारीक बातों का आपको पता होना चाहिए, वाइवा में भी कभी ना कभी काम आएगा। अगर मैं बात करूं OH नेगेटिव और SH नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है सर, SH नेगेटिव की कह दिया। किस में कहोगे, कहोगे आप पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में। प्रोटिक का मतलब समझ रहे हो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हो, है ना, इसमें क्यों इसकी ज्यादा है, रीजन मन मन में याद करो, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, इसकी कम इसलिए है क्योंकि इस केस में पोलर प्रोटिक सोल्वेंट वाले केस में इसका सोल्वेशन हुआ होगा, इसको घेर लिया होगा, घेरने के कारण ये धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। यहीं पर अगर हम बात करें OH नेगेटिव की ज्यादा होगी SH नेगेटिव से, इसके अंदर बच्चे ये होगी क्या,
पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट में। ऐसा कैसे होगा सर? ऐसा इसलिए होगा कि अप्रोटिक सोल्वेंट में पॉजिटिव चार्ज तो इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो स्टेबिलिटी देता ही नहीं है। इंटरेक्ट कौन करता है? नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण वो रिपल्शन फील करता है, अनस्टेबिलिटी देता है। अब किसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? जो स्मॉलर होगा। ये छोटा है, इसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा। ये बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, इसको कम रिपल्शन मिलेगा। इसको ज्यादा रिपल्शन, ज्यादा अनस्टेबल, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल आराम से बारीक बारीक बातों से ये बातें हमें समझनी है। तो यही लाइन पोलर अप्रोटिक में ऐसी है, और प्रोटिक में ये लाइन आई नेगेटिव को सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना देगी। बोलो हाँ या ना? ये सारी बारीक बारीक बातें आपको क्लियर है या नहीं है? तो ये चीजें हमने जो बेसिक बातें करी है कि भाई न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सबस्ट्रेट कैसे होंगे, देखा जाए तो हमारा सोल्वेंट किस तरीके से बिहेव करेगा, इन सारी बेसिक बातों को हजम करने के बाद अब बच्चे अब हम किस में चलेंगे? हमारे मैकेनिज्म में एंट्री करेंगे। हाँ, ये बेसिक बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होनी चाहिए। अब हम पहले हमारे रिएक्शंस पे चलते हैं, दैट इज SN1। हम सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म को समझेंगे। SN1 मैकेनिज्म को बच्चे हम समझने वाले हैं। ये क्या है? ये है सर यूनिमोलिकुलर, इसे हम कहेंगे क्या? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे इसे कहा जाता है। क्या होता है सर? किस तरीके से काम करता है? आइए समझते हैं, और क्या बारीक बातें यहाँ पर ध्यान रखने की होगी, वो सारी बातें हम करेंगे। पहले इसके बेसिक बातें हम करेंगे, फिर इसको आगे ले जाएंगे, किसमें रेट ज्यादा होगा, वो बहुत सारी मिसलेनियस बातें भी हम करेंगे। सबसे पहले ये रिएक्शन अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है? RX, कोई भी एक हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, उसमें क्या होगा बच्चे? X बाहर जाएगा। X कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, और यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है जो क्या होता है? कार्बोकेटायन। तो आज से आपको याद ये रखना है कि भाई SN1 में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? कार्बोकेटायन बच्चे यहां पर फॉर्म होता है। क्या होता है जी? कार्बोकेटायन यहां पर फॉर्म होता है। अब इस कार्बोकेटायन पर ये क्या है? R+ है, ये R+ है, और यहां पर Y आएगा। ठीक है, मतलब कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, और आपका क्या बन जाएगा? RY बन जाएगा। तो ये एक तरीके से X सब्स्टिट्यूट होके Y हमारा बन गया। ठीक है भाई, मगर ये जो स्टेप होता है ये आपका क्या होता है? स्लो स्टेप होता है, और यही क्या होता है आपका? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन रिएक्शन की कभी भी अगर हम बात करें, ऑर्डर देखना हो, तो बच्चे हम क्या देखते हैं? हम मतलब कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमें देखना है तो बच्चे हम क्या देखते हैं? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो ये SN1 जाने के चांसेस ज्यादा रखता है। ठीक है, और भी बारीक बातें अगर हम यहां पर करें तो कुछ पॉइंट्स अब आप डालेंगे, है ना? कुछ पॉइंट्स आपको डालने हैं, नोट डाउन करने हैं, किस तरीके से आगे बातें चलेंगी। तो पॉइंट्स यहां पर लिख लेना, है ना? पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि जो बच्चे रेट होगा, रेट अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए है ना, सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम SN1 कह रहे हैं, है ना? वहां पर SN2 में आप देखोगे RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर यहां पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देयर इज नो रोल, यहां पर आप नहीं लिख सकते देयर इज नो रोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्शन, है ना? SN1 में आप चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल लो, स्ट्रॉन्ग लो, कोई मैटर नहीं करता। SN1 में अगर रेट मैटर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक बात के ऊपर करता है, क्या? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां पर सेकंड जो पॉइंट बच्चे आप लिखोगे वो लिखोगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसीलिए अगर कोई आपसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ SN1
क्या होगा, ऑर्डर ऑफ SN1 बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उस रिएक्शन का SN1 जाने से चांसेस ज्यादा है। मतलब मान लो आपको 3 रिएक्शन दे दी, 3 रिएक्शन में आपसे पूछा कि कौन ज्यादा तेज SN1 देगा, तो बच्चे क्या लिखोगे कि भाई उस वाली में अच्छी SN1 जाएगी जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो यहां पर लिख लेना ऑर्डर ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये पॉइंट छोटा सा बारीक सा पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। एक पॉइंट और नोट डाउन करें, वो वाले ग्रुप है ना, वो वाले ग्रुप जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज्ड करते हैं वो फेवर करेंगे SN1 से। मतलब कि उस सबस्ट्रेट में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ऐसे जो हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं वो वाले सबस्ट्रेट क्या होंगे, SN1 से जाना चाहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बात यहां पर लिख लेना कि वो दोज ग्रुप विच स्टेबलाइज्ड। अब कौन से ग्रुप करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करते हैं। ये भी ध्यान रखना भाई। कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन क्या है बच्चे, गरीब है तो दानवीर उसके साथ लगना चाहिए। दोज ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने ब्रैकेट में लिखा विच स्टेबलाइज्ड, है ना। यहां पर इसको इधर ना लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, दोज ग्रुप विच स्टेबलाइज्ड द कार्बोकेटाइन विल प्रेफर SN, है ना। जैसे कि समझते हैं ना, एक एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से यहां पर एक कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये OMe है ना। या फिर हम यूं करते हैं, ये आपका इस तरीके से ये Br बना हुआ है और बच्चे यहां पर हमने लिया इस तरीके से NO2 ले लिया, ठीक है, और यहां पर Br ले लिया। आपको कोई कह रहा है कि कौन SN1 से जाना चाहेगा, कौन SN1 से जाना चाहेगा, ये बात आपको कोई कह रहा है। तो बच्चे हमेशा हमेशा ये ध्यान रखा करो, इस Br को हटाकर आप क्या करोगे, यहां पर कार्बोकेटाइन बनाओगे और इधर कार्बोकेटाइन बनाओगे। दोनों जगह देखोगे कि कार्बोकेटाइन कहां पर स्टेबल है। अगर वो यहां पर स्टेबल है, यहां पर स्टेबल है, भाई ये तो क्या है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये SN1 प्रेफर नहीं करेगा। ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहां पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहां पर हमने कार्बोकेटाइन बनाया, तो ये कार्बोकेटाइन जो आप देख पा रहे हो बच्चे, ये क्या है, स्टेबलाइज्ड है। इसीलिए ये किससे जाना चाहेगा, SN1 रिएक्शन से जाना चाहेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये पॉइंट्स और भी पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने हैं अभी। जैसे अगले पॉइंट और देखते हैं इसके बाद कि भाई ये तो बेसिक बातें हो गई है। एक अगर आपसे कोई ये पूछ ली जाए कि भाई SN1 कैसे सोलवेंट में जाना चाहेगा, है ना, पोलर प्रोटिक में जाना चाहेगा या फिर पोलर अप्रोटिक में जाना चाहेगा, तो बच्चे ध्यान रखना यहां पर एक तो बात आपको कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर ही नहीं करती। तो बेसिकली हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ भी घटा रहा था। और दूसरी बात, यहां पर अगर आप पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हो, क्या लेते हो, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हो, तो वो एक चीज और करता है। क्या करता है, कार्बोकेटाइन को सोल्वेसाइज कर लेता है ना, घेर लेता है, उसको स्टेबलाइज कर लेता है। तो अगर हमारा इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो रहा है तो रिएक्शन स्टेबल होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन हमारा पोलर प्रोटिक में जाता है, जबकि SN2 वहां पर हमें कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की या फिर स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल की ज्यादा करती है, जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ वहां पर मैटर करती है। तो हम ऐसा सोलवेंट लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जैसे कि पोलर अप्रोटिक। तो यहां पर अगर आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर बच्चे लिखेंगे कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट। यहां पर आप कहेंगे कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट प्रेफर इन SN1। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एज इट स्टेबलाइज, एज दिस सोलवेंट स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को जैसे हम वहां पर हाइड्रेशन बोल रहे थे, अगर कोई और जस्ट उसका हाइड्रेशन तब बोलते हैं जब पानी का मॉलिक्यूल होता है, कोई और सोलवेंट है तो बच्चे से सोल्वेशन बोल दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एज दिस सोलवेंट, कौन सा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, via the
इसके थ्रू वाया द सोल्वोलिसिस, सोल्वोलिसिस के थ्रू ये उसे क्या करता है बच्चे, स्टेबलाइज करता है। सर कैसे करता है, आइए देखते हैं। जैसे कि ये आपका लेट सपोज एक कार्बोकेटाइन है ना, इस तरीके से नहीं होता कार्बोकेटाइन, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर है ना प्लेनर होता है कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको सोल्वोलिसिस किया जाता है ना, ये क्या है OH है, OH है, ये इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्वोलिसिस होने के कारण हम कहते हैं यहाँ पर हमारा इधर पूरे घेर दो भाई कार्बोकेटाइन, ऐसा नहीं है इधर दिखाना, इधर भी दिखा सकते हो, तो वो सारी तरफ से इसको घेर के रखता है, इसलिए हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, ठीक है भाई। दूसरी बात, एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करना, ये पोलर प्रोटिक सोल्वेंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन क्या है, एक sp2 है, कार्बोकेटाइन क्या है, एक sp2 है, तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, तो ये आपको रेसमिक प्रोडक्ट देता है। रेसमिक प्रोडक्ट मतलब अगर 50% S बन रहा है तो 50% R बन रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव बेसिकली यहां पर देता है। अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, है ना, एक टॉपिक है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2, जब वहां पर जाकर भी हम बात करेंगे। अभी बस छोटी सी पॉइंट यहां पर लिख लो, एज कार्बोकेटाइन इज sp2, कार्बोकेटाइन भाई sp2 ही है आपका। ये देखो, ये कार्बो अगर हम मान लो CH3 पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना हुआ, 1/2, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 और -1, तो ये कितना हो गया 6/2 यानी कि 3। तो ये बच्चे sp2 हाइब्रिडाइज आ गया, बोलो हाँ या ना। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन sp2 होता है एंड इट इज प्लेनर, तो प्लेनर होने के कारण जैसे कि ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये प्लेनर हो गया, ये कार्बोकेटाइन इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्लेनर दिखा देंगे। प्लेनर समझ लो, ऐसे एक हाथ में तीनों बॉन्ड। अब न्यूक्लियोफाइल बच्चे, न्यूक्लियोफाइल के आने के दो ऑप्शन है, एक तो या तो बच्चे वो नीचे से भी आ सकता है या फिर बच्चे वो ऊपर से भी आ सकता है। इसे अपने हाथ से समझो, या तो नीचे से भी आ सकता है या ऊपर से भी आ सकता है, तो जिसके कारण ये आपको क्या करता है, इट विल गिव रेसमिक प्रोडक्ट, that's why it will give racemic product। अंदर जाके इसको हम पढ़ेंगे, that's why it will give racemic product। मतलब कि क्या, अगर भाई 50% S है तो 50% आपका R है ना, R बन रहा है, 50% S बन रहा है, 50% R बन रहा है, इक्वल बनते हैं, ठीक है, इक्वल बनते हैं, जिसके कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बताया जाता है। अंदर जाके जब स्टीरियोकेमिस्ट्री हम इसकी पढ़ेंगे तब वहां पर जाके हम इसकी बातें करेंगे। तो SN1 में आपको क्या ध्यान रखना है, SN1 में अभी बस बारीक बारीक बातें करिए। पहले मैं क्या करूंगा, SN1 थोड़ी सी दिखा दूंगा, फिर मैं आपको SN2 थोड़ी सी दिखा दूंगा, फिर हमें SN1 वर्सेस SN2 ही पढ़ना है। कब SN1 स्टेबलाइज हो रही है, SN1 का ऑर्डर हम देखेंगे, बहुत सारे ये ऑर्डर की बातें, ये सारे पॉइंट्स को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी बच्चा जस्ट हेडिंग डालिए कि SN1 क्या होता है, एक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर रेट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है। रेट सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप चाहे न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा ले लो, मतलब कि बहुत ताकतवर ले लो, चाहे बहुत कमजोर ले लो, कुछ मैटर नहीं करता। आने वाला न्यूक्लियोफाइल बहुत ताकतवर है, बहुत कमजोर है, कोई मतलब नहीं है। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, ठीक है। ये पॉइंट आगे जाके आएंगे, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट आपको नोट करवाए हैं। और पोलर प्रोटिक सोल्वेंट लेते हैं क्योंकि वो इसको सोल्वोलिसिस कर लेते हैं। दूसरा, कार्बोकेटाइन क्योंकि sp2 होता है, एक प्लेनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। जितना S बनेगा उतना R बनेगा। अंदर जाके अभी हमें वो पढ़ना है। तो यहां पर हमें रेसमिक प्रोडक्ट बच्चे मिलता है। तो ये SN1 अपने समझा है, SN1 हमने देखा सारी बातें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, SN2 मैकेनिज्म समझेंगे, है ना। ये क्या है भाई, ये है सर बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे वो 2 होता है। जैसे कि SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, SN2 को हम लिखेंगे बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा सर, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि वहां पर SN1 में, अब SN1 को भूलना नहीं है, उसको साथ लेकर चलना है। SN1 में क्या हो रहा था, RX से X हट रहा था और कार्बोकेटाइन बन रहा था, मगर यहां पर ऐसा नहीं होगा। यह RX है जो न्यूक्लियोफाइल है,
वो न्यूक्लियोफाइल बच्चे बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है, क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। यहां पर इसको क्या कहा जाता है कि ये जो है इंसान ये बैक साइड अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है जी, बैक साइड अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस तरीके से RX है, ये इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये क्या बनी है भाई, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। एंड अब अल्टीमेटली आपको यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से आपको RNU मतलब कि ये बॉन्ड बनता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी SN2 रिएक्शन। अब रेट जो बच्चे डिपेंड करता है, अगर हम बात करें रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है RX के ऊपर जो आपका सबस्ट्रेट था वो, एंड न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर 1, यहां पर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर आप क्या लिखते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखते हो, 2 लिखते हो, इसीलिए इसे बायमोलिकुलर एंड SN2 हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर सर कार्बोकैटायन कह रहा हूं, यहां पर हमारे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर करेगी। ये 1 1 लिखा है दोनों के ऊपर, यहां पर हमारे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर करेगी, ये ध्यान रखना। और यहां पर बच्चे क्या बनते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम बनाएं SN2 का, लेट सपोज हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं, इससे घबराना नहीं है ना, यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो और वहां पर एनर्जी लिख दो, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी और ये इस तरीके से, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और यहां पर ये क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट। ये किसके लिए है, SN2 के लिए। और अगर यहीं पर मैं SN1 की बात कर लेता हूं, ये किसके लिए बच्चे, SN2 के लिए। यहीं पर अगर मैं SN1 की बात कर लेता हूं तो क्या होगा, आइए समझते। यहां पर इस तरीके से हम लिखेंगे, ये क्या है, ये एनर्जी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, एनर्जी हो गया। और यहां पर हमारे पास क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अगर अब इसमें क्या बना था, एक इंटरमीडिएट बना था, जबकि यहां पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है, वहां पर एक इंटरमीडिएट बना था, तो उसका रिएक्शन एनर्जी, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कहते हैं उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये उसकी क्या हो गई, ये देखो, ये होता है कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बना, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर आप ट्रांजिशन स्टेट 1 कहोगे और यहां पर आप ट्रांजिशन स्टेट 2 कहोगे। जब भी कभी आपके पास, जब भी अगर आपके पास ये बात आ रही है कि कितना आपके पास बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो अगर एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, है ना। इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये पहला ट्रांजिशन स्टेट, एंड थोड़ा सा करके इस तरीके से, ये पहला ट्रांजिशन स्टेट एंड ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, आपके SN1, मान लो आपको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए SN1 का कौन सा, SN2 का कौन सा। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये एक बैक साइड अटैक होता है ना, एक 1 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है SN2, जबकि SN1 क्या है, 2 स्टेप में। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड देन स्टेप 2 क्या, स्टेप 2 बच्चे आपका होता है अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। जबकि यहां पर एक ही वे में रिएक्शन चलती है, पीछे से अटैक करता है, ये साइमल्टेनियसली एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें ये बॉन्ड RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। और रेट आपका जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना, जब आप इस तरीके से SN1, अभी ये थोड़ा बाद में देखेंगे, ये देखते हैं पहले। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से हमारे पास था, ये X था, ठीक है। और यहां पर बच्चे क्या आया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, बैक साइड अटैक किया, sp3 कार्बन था ये, है ना। यहां पर ये क्या था, sp3 कार्बन था। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, ये एक क्या बनी होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, जिसमें X जा रहा होगा और ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। अब हो सकता है इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको कहे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये बच्चे ध्यान रखना, इसे sp2 ही बताया जाएगा। इन दोनों बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कार्बन यहां पर sp2 ही बताया जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है,
क्योंकि बच्चे अगर कई लोग ना इसे sp3d बता देंगे, इसके 5 बॉन्ड समझ के sp3d बना देंगे। भाई कार्बन sp3d बना ही नहीं सकता, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रखना, ये बस हमने उस टाइम क्या किया था, अभी पीछे हमने rx की जगह अब हमने पूरा ले लिया। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसकी sp2 होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ये क्वेश्चन बच्चे आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, पक्का पूछा जा सकता है। SN2 में हम ये देख रहे हैं। इसी के नेक्स्ट पॉइंट अब आगे बढ़ते हैं ना, ये पॉइंट आपने अब पॉइंट्स इसके लिखते हैं। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चे, इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट आप मान के चलो, है ना। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, क्या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कुछ हेल्प करेगी रेट के ऊपर? क्या हमें इसमें ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा? हाँ जी भाई, क्योंकि रेट में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आ रही है। तो यहां पर लिख लेना कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या करती है, मैटर्स करती है। न्यूक्लियोफाइल मैटर्स इन SN2, है ना, SN2 मैकेनिज्म में ये मैटर करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। SN2 में ये मैटर करती है, SN1 में नहीं कर रही थी। इसमें क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर बच्चे रेट जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर रहा है। ध्यान रखना, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कंसीडर हो रहा है। तो अब यहां पर आप पोलर प्रोटिक लोगे या पोलर अप्रोटिक, क्योंकि सर स्ट्रेंथ मैटर कर रही है, तो ऐसा सॉल्वेंट लीजिए ना जो क्या करे, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ाए। और ऐसा काम कौन करता है बच्चे, ऐसा काम करता है पोलर अप्रोटिक। वो क्या कर रहा था, रिपल्शन कर रहा था, रिपल्शन के कारण मेरा नेगेटिव चार्ज, मेरा न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल फील कर रहा था, अनस्टेबल फील करने के कारण उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट। क्या कहोगे, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट फेवर्स द SN2 पाथवे, है ना। मतलब SN1 और SN2 में अगर हम बात करें तो हमें पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट चाहिएगा। क्यों, क्योंकि एज इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। प्लीज बच्चे नोट्स बना लेना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये बहुत स्कैटर्ड चीजें ना, हम एक जगह कंपाइल कर रहे हैं, एक जगह मिलाकर आपको दे रहा हूं। बहुत सारी स्कैटर्ड रहती है तो एक जगह आपको मिल रही है, तो इसे प्लीज 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 आपको अच्छे से पढ़नी है। दूसरी बात, यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर हम बात करें अगर ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज था, है ना, ये हमारा सबस्ट्रेट है, जनरली ये सबस्ट्रेट है। अगर मेरा ये सबस्ट्रेट बच्चे हम यूं कहें कि ये बहुत हिंडर्ड है, बहुत यहां पर कंजेस्टेड है, तो बैक साइड अटैक होना मुश्किल है। तो यहां पर ध्यान रखना, हिंडर्ड जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं वो SN2 से जाना पसंद नहीं करते। क्यों सर, कैसे ऐसा होता है, आइए समझते हैं। यहां पर लिख लेना, हिंडर्ड sp3 कार्बन in substrate will not favor SN2, will not favor SN2। क्यों भाई, क्योंकि सर यहां पर क्या हो रहा होता है, बैक साइड अटैक हो रहा होता है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना होता है। जबकि वहां पर SN1 में क्या होता है, एक कार्बोकेटाइन बनता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। मगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना पड़ रहा है, तो अगर ये हिंडर्ड है तो ये इस तरीके से आना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये हिंडर्ड होता है तो पहले ही क्या करता है, SN1 से जाएगा। हिंडर्ड होगा तो SN1 से जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना एक X निकालकर, जो लिविंग ग्रुप है उसको निकालकर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन बन गया, अब वो कितना भी हिंडर्ड हो, वो एक ही प्लेन में हिंडर्ड है। तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आए नीचे से आए, इस न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत नहीं होगी कार्बोकेटाइन में। जब वो क्या होगा, जब बच्चे वो प्लेनर होगा, SN1 के थ्रू होगा। मगर यहां पर ध्यान रखना, अगर ये आपका स्ट्रक्चर, ये पूरा sp3, ये मतलब पूरा एरिया अगर हिंडर्ड है, तो न्यूक्लियोफाइल का आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब सर हिंडर्ड तो SN1 में भी रहेगा। बच्चे क्या होता है SN1 में ये तुरंत नहीं आ रहा होता, पहले ये जा रहा होता है। इसके जाने के बाद एक प्लेनर
इंटरमीडिएट बनता है। प्लेनर इंटरमीडिएट में चाहे कितनी भी हिंड्रेंस हो वो एक प्लेन में ही खत्म हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से नीचे से कहीं से भी आ सकता है, उसे हिंड्रेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं पड़ता। मगर यहां अगर हिंड्रेंस होगी तो SN2 से जाना मुश्किल हो जाएगा। ये ही बारीक बारीक बातों में हम गड़बड़ करते हैं। तो ये प्लीज ये पॉइंट याद रखना कि हिंडर्ड sp3 कार्बन इन सबस्ट्रेट विल नॉट फेवर द SN2, वो SN1 से जाएगा। क्योंकि SN1 से वहां पर हिंदी में लिख लो SN1 से जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्यों कह रहे हैं SN1 से? क्योंकि भाई SN1 में सर ने बताया कि न्यूक्लियोफाइल शुरू से नहीं आ रहा था, पहले लिविंग ग्रुप जा रहा था और एक कार्बोकेटाइन बन रहा था जिसमें जो सारी हिंड्रेंस थी वो एक प्लेन में ही समाप्त हो जाती है। अब न्यूक्लियोफाइल आराम से आ जा सकता है। आपने एक चीज और नोट डाउन करी होगी, यहां पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल, अगर हम बात करें अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर जैसे रेसमिक प्रोडक्ट मिल रहा था, है ना, रेसमिक प्रोडक्ट मिल रहा था, यहां पर क्या मिलेगा, जैसे वहां पर तो क्या मिल रहा था, मान लो आपने R सबस्ट्रेट लिया है तो आपको R भी मिलेगा S भी मिलेगा। मगर यहां पर बच्चे क्या मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी। क्या मिलेगी, इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन्वर्जन मिलता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में। क्या मिलता है बच्चे, इन्वर्जन मिलता है। मतलब कि क्या सर, इन SN2। कहने का मतलब ये है कि अगर आप R लोगे तो वो क्या देगा आपको, S देगा। अगर आप S सबस्ट्रेट ले रहे हो तो वो आपको क्या देगा, R देगा। ये किस में हो रहा है, SN2 में हो रहा है। हालांकि अगर अपन SN1 की बात करें, अगर आप R ले रहे हो तो आपको R प्लस S दोनों मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये किस में हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा R प्लस S दोनों मिलेंगे, ये हो जाएगा SN1 में। ये बात ध्यान रखना, बोलो हाँ या ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए, तो अब इसके बाद SN1 और SN2 की हमने थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली है कि बेसिक आइडिया क्या है वो हमने समझ लिया है। बच्चे देखो, एक बात आपको समझनी है, SN1 वर्सेस SN2, ये जो कॉन्सेप्ट है अब हमारा कि भाई SN1 रिएक्शन जाएगी या फिर SN2 जाएगी, ये कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, आपके सबस्ट्रेट के ऊपर भी, है ना, इन सोलवेंट के ऊपर, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। और हम तीनों को ही कंसिडर करते हैं। मगर इंडिविजुअली, अगर हमें इंडिविजुअली कोई आइडिया लेना है कि भाई किसी बेस पे हमें जज करना है, तो हम थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर करके चलेंगे। हालांकि होता ये एक्सपेरिमेंटल ही है ना, होता ही एक्सपेरिमेंटल ही है। देखा जाता है SN1 SN2 SN में रेट इसका, है ना। अभी हम न्यूक्लियोफाइल के बेस पे पहला समझेंगे, देन सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए वो हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं SN1 वर्सेस SN2। तो न्यूक्लियोफाइल अगर हम वेरी कर रहे हैं, है ना, न्यूक्लियोफाइल अगर हम वेरी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या फेवर करता है, आप देखोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करेगा, SN2 फेवर करेगा। ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास है OH नेगेटिव और एक मेरे पास है H2O। ये भी आपको समझना है, ये भी अगर आपको समझना है, जो ये जहां पे एनायन होता है ना, अगर ये हम बात करें और इन दोनों के कंपैरिजन में बात करें, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, मगर ये अपने लोन पेयर इस तरीके से दे रहा है, वो एनायनिक है, तो वो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ये बच्चे प्रेफर करेगा SN2 और ये प्रेफर करेगा क्या, SN1। अगर इन दोनों के बेस पे ही कंपैरिजन हो रहा है सिर्फ, तो है ना, हालांकि सबस्ट्रेट भी वेरी करेगा, बस आइडिया जान लो कि इस तरीके से चीजें चलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास है CH3O नेगेटिव या फिर आपके पास है क्या, CH3OH, तो बच्चे ये क्या प्रेफर करेगा, ये आपका प्रेफर करेगा क्या, SN2, और ये बच्चा क्या प्रेफर करेगा, SN1। अगर दो में आपको कंपैरिजन कर रहा है ना, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के बेस पे कंपैरिजन कर रहा है, जर्नल चीजें रख रहा है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ देख के बात करनी है। आपको कहना है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला SN2 जाएगा, वीक वाला, क्योंकि भाई SN2 के रेट में न्यूक्लियोफाइल का जुगाड़ है, न्यूक्लियोफाइल का मैटर है, न्यूक्लियोफाइल से फर्क पड़ता है, मगर SN1 के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई लेना देना नहीं है बच्चे, ये चीज आप ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें, जैसे कि और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि मेरे पास मान लो एक ये ही रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, एक मैंने भेजा क्या, SH नेगेटिव और एक मैंने भेजा क्या, H2O, है ना।
जर्नल, अगर ये हम सबस्ट्रेट जर्नल लेकर चल रहे हैं तो भाई ये क्या है आपका SH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है भाई, OH से भी ज्यादा है ना ये तो ये आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा SN2 से, और ये बच्चा किससे जाएगा, SN2 लिख दो यहाँ पर, और ये किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। ठीक है भाई। एक और मैं आपसे पूछता हूं, मान लो आपको OH नेगेटिव दे रहा है और OC डबल बॉन्ड OCH3 नेगेटिव दे रहा है, क्या करने वाले हो आप मुझे बताओगे? इन दोनों में SN1 से कोई जाएगा, या हम बात करें इन दोनों में से SN1 से कौन जाएगा, SN2 से कौन जाएगा? भाई ये देखो यहां पर ध्यान से समझो, पहले तो सबसे पहले यही फाइंड आउट कर लो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये या ये। तो बच्चे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो सर अभी तो आपने बताया है, स्टेबिलिटी देखते हैं, ये क्या है, मोर स्टेबल है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बन रहे हैं CO नेगेटिव CH3, ठीक है, ये यहां पर बन रहा है। तो अगर हम बात करें ये मोर स्टेबल है, ये क्या है बच्चे, मोर स्टेबल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल एनायन, तो ये क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, पुअर है सर ये, यानी कि ये जाएगा किससे, SN1 से, और ये जाएगा किससे, SN2 से जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से सबस्ट्रेट को घुमाकर, सबस्ट्रेट को वेरी करके, सबस्ट्रेट के बारे में नॉलेज, न्यूक्लियोफाइल के बारे में नॉलेज रख के हम ये सारी बातें करेंगे। अभी सबस्ट्रेट भी आने वाला है, एक पॉइंट बाद सबस्ट्रेट भी आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल की छोटी सी बात हमने ध्यान रखी कि भैया ताकतवर न्यूक्लियोफाइल SN2 भेज रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 हम भेज रहे हैं। अब मान लो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल की जगह सबस्ट्रेट वाली बात कर लेते हैं ना, सबस्ट्रेट वाली बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट से पहले हम सोलवेंट की बात करते हैं ना, सोलवेंट वाली एक बार ये बात कर लेते हैं। मान लो बच्चे आपके पास ये रिएक्शन है, RX है, ठीक है, RX है, यहां पर OH नेगेटिव है और उन्होंने DMSO मेंशन कर दिया। अगर ये ऐसे सोलवेंट आपको दिख रहे हैं जो आपको पता है ये कैसा सोलवेंट है बच्चे, ये है आपका पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है ये किससे जाएगा, ये SN2 से जाएगा। किससे जाएगा भाई, SN2 से जाएगा। अगर हम बात करें यहीं पर हमारे पास RX है, ठीक है, RX है, और ये यहां पर क्या है, I नेगेटिव है ना, I नेगेटिव है लेट सपोज, या फिर आपको एसीटोन दे दिया, एसीटोन दे दिया, और कहे किससे जा रहा है, तो बच्चे ध्यान रखना ये भी एक पोलर अप्रोटिक ही है SN2 से, और इसी तरीके से ही आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। यहीं से पहचानने की बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि पोलर अप्रोटिक सोलवेंट बेसिकली SN2 को फॉलो करते हैं। मान लो आपको इस तरीके से दे दिया, RX दे दिया, यहाँ पर Br नेगेटिव दे दिया, यहाँ पर DMF दे दिया, ये भी बच्चे किससे जाएगा, SN2 से जाएगा। या फिर हो सकता है आपको RX है, ठीक है, यहां पर आपको एसीटेट दे दिया, O मतलब कि जो अभी हमने देखा ना OCOCH3, और यहां पर पानी का मॉलिक्यूल मतलब कि एक सोलवेंट एज अ वाटर सोलवेंट दिया है। तो अब आपको पता है ये क्या है, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है, तो ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होता है। ये किससे जाना प्रेफर करेगा, SN1 से जाएगी ये रिएक्शन। इस तरीके से जर्नल बच्चे आइडिया लेकर हम मदद ले सकते हैं, बस है ना, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं SN2 और SN1 का, है ना। अच्छी चीजें पता होनी चाहिए आपको, थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए। ये बातें है ना, जब वाइवाज हो रहे होते हैं या फिर बेसिक नॉलेज चेक हो रही होती है तो ये बातें पूछी जा सकती है। पोलर अप्रोटिक सोलवेंट क्यों लेते हैं भाई, पोलर अप्रोटिक SN2 क्यों फेवर कर रहा है, क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रेंथ जो उसकी न्यूक्लियोफाइल की है और अच्छी कर देगा, ठीक है। एक अकेला न्यूक्लियोफाइल और एक पोलर अप्रोटिक में है तो वो पोलर अप्रोटिक में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेरिजन टू पोलर प्रोटिक में, क्योंकि पोलर अप्रोटिक में उसे रिपल्शन मिलता है जिसके कारण अनस्टेबिलिटी बढ़ती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। अब बच्चे एक बार हम बात कर लेते हैं किसका, सबस्ट्रेट के बारे में भी हम बातें कर ले लेते हैं। आइए समझते, यहां पर हमारे पास क्या है, ये है आपके पास CH3Cl, ठीक है, यहां पर हमारे पास है क्या, CH3CH2Cl, और फिर हम लेट सपोज ये ले लेते हैं CH3 हमने ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया हमने, यहां पर H ले लिया, यहां पर Cl ले लिया। एक हम ले लेते हैं कि CH3 हमने ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया और यहां पर CH3 ले लिया, और बच्चे ये क्या ले लिया, Cl ले लिया, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे बताएं SN2 और SN1 को अगर हम कंपेयर करें, ये मेरा क्या है SN2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया SN1 हो गया।
तो बच्चे ये ध्यान रखना, यहां पर अगर इस तरीके का होगा तो आप SN1 के बारे में जब भी सोचोगे तो कार्बोकेटाइन इमेजिन करके सोचोगे कि भाई इसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो क्या स्टेबल होगा, इसका कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, CH3 पॉजिटिव बनेगा, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से ये किस में जाता है, ये अगर इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो ये SN2 से जाता है वेरी फास्ट, ठीक है, और ये नहीं जाता, ठीक है भाई, SN1 से ये रिएक्शन नहीं जाती। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें भी SN2 ही जाती है, ये नहीं जाती। क्यों SN2 इससे कम क्यों हो गई, क्योंकि थोड़ी सी हिंड्रेंस आ रही है ना, यहाँ पर कम हिंड्रेंस है, यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो हिंड्रेंस से SN2 भी कमजोर होती हुई जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो और हिंड्रेंस हो रही है, तो ये कमजोर SN2 देगा, मॉडरेट देगा, मगर ये तो देगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो रही है। हाँ, यहां पर ये SN1 फास्ट देगा, है ना, ये वाला मॉलिक्यूल SN1 फास्ट देगा। क्यों सर, क्योंकि बच्चे आप देख पा रहे हो यहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है वो वाला कार्बन किससे जुड़ रहा है, दो कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इधर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये वाला कार्बन अगले कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसे प्राइमरी, है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो यहां पर आप देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन का क्या है भाई, 6 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन फैक्टर लग रहा है, 3 इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन फैक्टर लग रहा है, जिसके कारण ये स्टेबल है। और ये तो बच्चे वेरी फास्ट SN1 देगा, वेरी फास्ट SN1 देगा। क्यों सर, कैसे, किसने कहा आपको ये बहुत ज्यादा देगा, इसके कार्बोकेटाइन ने बच्चा, इसके कार्बोकेटाइन ने। यहां पर आप देख सकते हो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो अत्यधिक स्टेबल है, 9 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन वहां पर होगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है बच्चे। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में अभी हम बात करेंगे, अभी हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर देखने वाले हैं SN1 का, वहां पर हम देखेंगे कि मेरा कार्बोकेटाइन कहां पर स्टेबल हो रहा है, जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल वहां पर हम कहेंगे ये SN1 से जाना प्रेफर करेगा, या फिर हम 3 कंपैरिजन भी करेंगे कि इसमें से SN1 किसका तेज जाएगा, वैसी बातें भी हम करेंगे। एक बार ये देखिए, चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है बच्चे, ये एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लो आपको 3 सबस्ट्रेट दे दिए, ठीक है, और कहा कि इसका SN1 का ऑर्डर बता दो, बस मुझे क्या कहा कि इसके SN1 का क्या ऑर्डर होगा, आपसे ये छोटी सी बात उन्होंने पूछ ली। जैसे कि ये एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, यहां पर आपको कहा है कि आपको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, कि P ज्यादा जाएगा, Q ज्यादा जाएगा, R ज्यादा जाएगा, S ज्यादा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या बताओगे कि इनके कार्बोकेटाइन बना लो। यहां पर इनके कार्बोकेटाइन आपको सबसे पहले बनाने हैं, इस तरीके से यहां पर आपको कार्बोकेटाइन जनरेट करने हैं, OCH3, ठीक है, OCH3, और यहां पर ये चला गया, यहां पर आपने क्या लिखा, इधर कार्बोकेटाइन लिखा, यहां पर हमारे पास इधर एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बच्चे बन गए, कार्बोकेटाइन बन गए सर। अब कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखते कैसे, यहां पर देखो भाई ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहां पर क्या लगाएगा, +M लगाएगा। +M जो इफेक्ट होता है ना बच्चे, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। देखो +M क्या है कि भाई ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है, ये इसके पास दानवीर है, ये OCH3 दानवीर है, और ये गरीब है, ये अपने लोन पेयर देके इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। यहां पर क्या लग रहा है सर, यहां पर ये इस तरीके से स्टेबलाइज होगा, यहां पर क्या लिख रहे हैं, +R, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि 2 न्यूक्लियस में शेयर होती है, इसके और इसमें, तो इसका जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका जाना आसान होता है, तो +M और +R दोनों ही स्टेबलाइजेशन फैक्टर है कार्बोकेटाइन के लिए, मगर ज्यादा क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर लिख लेना ज्यादा ये स्टेबलाइज करता है, इट स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन मोर। ये बच्चे कार्बोकेटाइन को ना ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इट स्टेबलाइज लेस, है ना, ये इसके कंपैरिजन कम करता है, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा करेगा, ये +R थोड़ा सा इससे कम करेगा। यहां पर हम बात करते हैं, अब यहां पर क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, ये CH3 है, 1 2 3,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 2 इधर से आ गए 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 3 यहाँ से आ गए, तो यानी कि 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 4 और 8 में 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा, तो अगर हम स्टेबलाइजेशन फैक्टर की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कहां हो रहा है, स्टेबलाइजेशन कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड सबसे ज्यादा किस में हो रहा है बच्चे, जहां पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किस में था, आर वाले में। तो आर वाले का रेट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन सा है, पी क्यू आर एस वाला है, देन हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देन अगर इन दोनों में बात करें, पी और क्यू में बात करें, कौन ज्यादा स्टेबलाइज है, इधर 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा है, यानी कि क्यू वाला। एंड देन हमारा पी, तो रेट भी अगर SN1 का है ना, क्यू और पी ही है, ये आपका क्यू ज्यादा है इस पी से, 8 अल्फा हाइड्रोजन। देखो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन लगता है। यहां पर क्या लग रहा है बच्चे, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, जीओसी में ये सब आपने पढ़ा होगा बच्चे, ना, जीओसी में ये सब हम पढ़ते हैं। तो यहां पर रेट की भी क्या बात हो गई, सबसे ज्यादा आर होगा, जहां पर OCH3 था, फिर देन एस, देन क्यू, देन पी, ठीक है। इधर OCH3 था, यहां पर प्लस M लग रहा था, यहां पर प्लस R लग रहा था, यहां पर कितना 8 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन, एंड इधर बच्चे कितना 4 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। बोलो कर लेंगे, ये चीज आप कर सकते हैं, आराम से आप ये चीज कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद क्या है हमारे पास, आइए समझते हैं। एक यही मान लो, ऐसा ही क्वेश्चन SN1 का ही रेट, SN1 का ही रेट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर भी आपको क्या बनाना है, कार्बोकेटायन बनाना है। यहां पर भी आपको क्या बनाना है भाई, कार्बोकेटायन बना रहा है, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इधर भी आपको कार्बोकेटायन बनाना है, CH2 पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, OCH3 है बच्चे। इधर भी कार्बोकेटायन ही बनाना है आपको, CH2 पॉजिटिव, एंड यहां पर बच्चा क्या है, CH3 है। एंड यहां पर अगर हम बात करें, इधर भी कार्बोकेटायन ही बनेगा, यहां पर CH2 पॉजिटिव है, और इधर क्या है, NO2 है। तो भाई NO2 तो आपको पता लग गया। अब देखो, हमें कार्बोकेटायन को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। कार्बोकेटायन गरीब है, उसे देने वाले लोग चाहिए, दानवीर लोग चाहिए। ये NO2 तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अनस्टेबल कर रहा है कार्बोकेटायन का। जितना ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटायन, उतना ही उसका कम रेट, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लग रहा है, प्लस M लग रहा है, और यहां पर क्या लग रहा है, CH3 हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो ये स्टेबलाइजेशन कर रही हैं, ये दोनों इससे तो बेटर है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। मगर ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा रेट किसका आएगा, रेट की अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो K2 का रेट सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, इस वाले का रेट, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चे, OCH3 है। देन उसके बाद आएगा K3, क्योंकि स्टेबलाइज्ड तो बच्चा ये भी कर रहा है मगर कम कर रहा है। अब K4 और K1 में कौन ज्यादा आएगा भाई, K1 तो अनस्टेबल कर रहा है, चलो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, मगर अनस्टेबल तो नहीं कर रहा ना, तो रेट K1 का आएगा, देन उसके बाद K4 का आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये सब जीओसी में पढ़ा होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है कहां कम है, हम बस उसी को ही यहां पर बच्चे यूज कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको SN1 की ये देखना है कि SN1 में बना क्या है ना, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो हमें आगे भी बढ़ते रहना है। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कि अगर SN1 का ऑर्डर कोई पूछ रहा है, तो जस्ट आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, और उससे आपको क्या बनाना है, स्टेबिलिटी फैक्टर देखनी है। कर लेंगे इतनी बात, छोटी सी बारीक सी बात, क्लियर है। अब बच्चे एक पॉइंट और आता है कि इम्पॉसिबल होता है, कहां पर SN1 जा ही नहीं सकती है ना। SN1 क्या है यहां पर बच्चे, इम्पॉसिबल है। यहां पर SN1 क्या है बच्चे, इम्पॉसिबल SN1 होगा। आइए समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है ना, चेयर फॉर्म हम लेकर चल रहे हैं, यहां पर हमने लिया ये क्लोरीन, यहां पर ले लिया, या फिर हम ले रहे हैं इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने क्लोरीन ले लिया, यहां पर एक हमने ले लिया इस तरीके से
Cl ले लिया। अगर आपको कोई कह रहा है क्या ये SN1 जा सकते हैं, बच्चे ये तीनों ही SN1 नहीं जाएंगे। क्यों? एक बात जरूर ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, ये वाला जो कार्बन है इसे ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। ये कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लेनर नहीं बन सकता। ये कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं बन सकता। तो अगर आप इस क्लोरीन को हटाओगे तो यहां पर कार्बोकेटायन आएगा जो ये कभी पसंद ही नहीं करेगा, इसीलिए ये कभी भी यहां पर SN1 के थ्रू नहीं जाएगा, ये बन ही नहीं सकता। ये इस तरीके से कार्बोकेटायन sp2 कार्बोकेटायन यहां पर ब्रिज हेड पर नहीं बन सकता। ध्यान रखना, sp2 बन नहीं सकता ब्रिज हेड पर। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड जो है ये प्लेनर नहीं हो सकता, इसीलिए ये SN1 से नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल है। ये क्यों नहीं जाएगा सर, बताएंगे ये क्यों नहीं जाएगा? भैया 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है सर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वाह जी वाह, ऑर्गेनिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी SN1 से नहीं जाएगा क्योंकि ये बनना ही नहीं जाएगा। उसके बाद वापिस से यहां पर ये भी कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहेगा, sp2 पे कार्बोकेटायन यहां पर भी बनना नहीं जाएगा, ये भी SN1 से नहीं जाएगा। हां, यहां पर ये होता CH2 पॉजिटिव होता, CH2Cl की जगह यहां पर एक पॉजिटिव बन रहा होता, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है सर, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये तो भाग भाग कर कार्बोकेटायन भाग भाग कर हमारा क्या दिखाएगा, एक तरीके से स्टेबलाइजेशन फैक्टर दिखाएगा। तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसी भी जगह है, अब मान लो इनमें से तीनों में से आपको कोई आ गया, तो आपको पता है कि भाई इन तीनों में से मुझे किसी को भी SN1 से नहीं भेजना क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन ही नहीं बन सकते बच्चे। तो ये बात प्लीज ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास बच्चे ये कॉन्सेप्ट है कि भाई SN1 अगर रिएक्शन जा रही है तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिखेगी, है ना, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिखेगी। तो आइए समझते हैं। यहां पर मान लो आपके पास कुछ है, ये आपके पास मान लो PH हो गया, ये कार्बन हो गया, ये आपके पास CH2 CH3 यहां पर हमने ले लिया, और यहां पर हमारे पास क्या है, CH3 है, यहां पर क्या है, ब्रोमीन है। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ जी सर, कायरल सेंटर है। चारों के चारों आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड वाले वो अलग अलग हैं, तो ये कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अब ये यहां पर मान लो हमने H2O लिया, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा, यहां पर अगर आप देखो कार्बोकेटाइन बना के देखो तो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है क्योंकि पीएच के डायरेक्टली है, पीएच क्या लगाएगा, +R लगाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन क्या बच्चे, स्टेबल होगा। तो यहां पर रिएक्शन किसके थ्रू चली जाएगी, SN1 के थ्रू चल जाएगी क्योंकि कार्बोकेटाइन भी आपका क्या है बच्चे, स्टेबल है। तो यहां पर पीएच है, यहां पर कार्बन है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है, और इधर क्या है CH3। तो यहां पर क्या हो गया बच्चे, कार्बोकेटाइन, ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया। ठीक है, प्लेनर हो गया, यानी कि अब आपका जो OH है, H2 आएगा तो OH ही है ना, आएगा H2, बाद में प्रोटॉन निकल के जुड़ेगा तो OH ही। ठीक है, तो ये ऊपर से भी आ सकता है, ये एक प्लेन है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। जब हम इसको इस तरीके से दिखा रहे होते हैं, है ना, इस तरीके से दिखा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये OH नेगेटिव यहां से भी इस तरीके से भी दिखाएंगे और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यानी कि हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, CH2 CH3 और CH3, एंड देन इधर PH एंड यहां पर OH। या फिर दूसरा आपको ये भी मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा, प्लस प्लस करके लिखो, यहां पर कार्बन, यहां पर OH, इधर PH एंड देन यहां पर CH2 CH3 एंड इधर क्या, यहां पर CH3। तो आपको R S दोनों मिलेंगे, R और S दोनों मिलेंगे, यानी कि एक रेसमिक प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना, रेसमिक प्रोडक्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा भाई, रेसमिक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या मिलेगा, इनएक्टिव मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव चीज मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 की इस तरीके से समझाई जा सकती है। अगर आप R ले रहे हो तो भी आपको RS मिलेगा, R और S दोनों मिलेंगे, और अगर आप S ले रहे हो तो भी आपको R और S दोनों ही मिलेंगे। यहां पर रेसिमाइजेशन होता है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। जैसे 50% अगर वो R है, 50% S होगा, तो अल्टीमेटली मेरा पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। मान लो एक छोटी सी रिएक्शन और मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर है क्या, CH3,
यहां पर हमने क्या लिया, ये एक बहुत बारीक सा पॉइंट है बच्चे, प्लीज इस बारीक से पॉइंट को एक्सेप्ट करना, समझना, बहुत सारी काम की बात ये सिखाएगा आपको। ये है आपके पास और ये H2O डाला, ये SN1 से रिएक्शन गई, तो यहां पर क्या बना आपका, कार्बोकेटाइन बना। यहां पर ये कार्बन है, यहां पर CH3 है बच्चे, इधर कार्बोकेटाइन बन गया, यहां पर क्या है CH2 CH3 और इधर क्या बना, यहां पर कार्बन है, यहां पर PH है, इधर H है और इधर CH3। बच्चे एक बात समझो, अगर आपका कार्बोकेटाइन एक ट्रू कार्बोकेटाइन है ना, एक ट्रू कार्बोकेटाइन मतलब समझ रही हो, वो बना है ना, वो बना है, ट्रू कार्बोकेटाइन बोलते हैं, मतलब वो बन जाता है। अगर कई बार क्या होता है इंटरमीडिएट, जैसे अभी हम देखेंगे इपोक्साइड में हम देखेंगे, वहां पर वो बनेगा नहीं, बस आपको एक समझा जाएगा कि ये जो रिएक्शन जा रही होती है, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को यूज करके लेकर जाना पड़ता है, मगर वहां पे ट्रू कार्बोकेटाइन हम कहते नहीं है कि बनता है, मगर यहां पर बन रहा है। जब भी ये बनेगा तो इनके पास शिफ्ट होने की रिएक्शन होती है ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ताकि यहां पर आपका कार्बोकेटाइन और स्टेबल बन जाए। जैसे कि ये कार्बोकेटाइन बन गया, क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि इस कार्बोकेटाइन को और स्टेबल किया जा सके? भाई ये कार्बोकेटाइन यहां पर तो CH2 का और CH3 का हाइपर कंजुगेशन लेकर बैठा है, यहां पर PH बेंजीन रिंग है, मतलब बेंजाइन आपकी बेंजीन जो रिंग है वो +R लगाएगी। अगर ये इसके बगल में बनता तो ज्यादा अच्छा होता। तो बच्चे यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पहले ध्यान रखना, ये गलती मत रखना, ये गलती मत करना कि आप इधर ही जोड़कर आ गए, इससे ज्यादा ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, यहां पर कार्बन है, यहां पर PH है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, इधर क्या है CH3। क्लियर है भाई? तो ये कार्बोकेटाइन आपका बन गया है। अब यहां से OH दोनों जगह से हम दिखा सकते हैं कि एक बार इधर से जाएगा और एक बार क्या वो इधर से जाएगा। बेसिकली ये प्लेनर होता है, तो हम ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर हम इस तरीके से इसको लेकर जा रहे हैं ना, एक इस फिशर में अगर हम इसको लेकर जा रहे हैं तो हम लेफ्ट राइट वाला दिखा देते हैं। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा CH3, यहां पर H, यहां पर बच्चा क्या CH2 CH3 और इधर क्या कार्बन, इधर एक बार OH लेफ्ट में दिखा दो PH एंड इधर CH3 और एक बार इधर ही आप क्या कर दो, यहां पर कार्बन है, यहां पर CH3 है, यहां पर H और ऊपर तो सिस्टम सही रहेगा CH2 CH3, ठीक है। ये भी आपने जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पढ़ा होगा वहां पर आपने ये पढ़ा होना चाहिए भाई, है ना। जब हम कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट पढ़ते हैं तब हमें ये पढ़ना चाहिए कि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होते हैं शिफ्ट करने से, है ना। यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिला है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट मिल सकता है। हाइड्राइड और अगर मान लो आपको कोई कहे कि मिथाइल को शिफ्ट कर दो, भाई मिथाइल को शिफ्ट करोगे और हाइड्रोजन को शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन वाला ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये मिथाइल भी तो इसको हेल्प कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है, ये पीएच भी स्टेबलाइज कर रहा है, तो उसका जाना ज्यादा बेहतरीन था। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने इसको क्या करवाया, शिफ्ट करवाया है। तो अगर ट्रू कार्बोकेटाइन बनता है बच्चे तो वहां पर शिफ्ट होने की चांसेस रहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी आपको इक्वल अमाउंट में R और S देगा, रेसमिक प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, ये रेसमिक मिलेगा आपको। तो यहां पर भी आप क्या कहोगे, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ये भी बच्चा क्या होगा आपका, ऑप्टिकल इनएक्टिव ही तो होगा सर। हाँ जी भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बच्चे हम इसे बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2, है ना। ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर बच्चे क्या लिखेंगे, इन्वर्जन होगा सर। क्या होगा भाई, इन्वर्जन होगा, ये ध्यान रखना। मतलब कि अगर आपके पास R था तो आपको S मिलेगा, S था तो आपको R मिलेगा। मान लो कोई भी एक ये कंपाउंड है, हम रैंडम केस ले रहे हैं, ये कंपाउंड है, कार्बन है, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये D हो गया, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा कि OH आपका आया, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से आएगा, ये B यहाँ पर, A यहाँ पर, T यहाँ पर, और OH इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा अगर यहाँ पर। क्यों भाई, क्योंकि ये बच्चे क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है ना, बैक साइड अटैक होता है, ये ध्यान रखना, बैक साइड अटैक बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली इन्वर्जन होता है। SN2 अगर ये रिएक्शन गई, आगे भी आएगी ये बातें, है ना। अगर SN2 जैसे SNI आप पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे रिटेंशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर 2 बार इन्वर्जन हो जाता है।
R था, S बना, फिर एक और SN2 हुई तो S से वापस से R मिल गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है वहां पर, R से R मिल जाता है। मगर यहां पर अगर आपके पास एक बार SN2 हो रही है तो वहां आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, R से S मिलेगा और S से बच्चे क्या मिलेगा, R मिलेगा। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। अब एक और बात मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाहूंगा। ये स्टेटमेंट आती है इन SN2, लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। लॉस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ना वो बच्चे ट्वाइस है, इज ट्वाइस एज गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सर क्या हो गया, ये रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या सर? आइए बच्चा समझते हैं ना, सारी बातें बर करते हैं। मान लो ये कार्बन था, ये आपका A था, ये आपका B था, यहाँ पर C था, यहाँ पर चलो C की जगह D ले लिया। D क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन, फिर आप कहोगे सर ये कार्बन एक और कहां से आ गया, ये आयोडीन है। यहां पर मैं एक 131 है ना, मान लो मैं लेट सपोज मैं एक आइसोटोप ले रहा हूं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले रहा हूं, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले रहा हूं। स्टार मार्क कर दो, सिर्फ स्टार मार्क कर दो। हमने क्या लिया, आयोडीन स्टार ले लिया, एक रेडियो एक्टिव हमने कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो यहां पर आपका ये इस तरीके से अब A है, यहां पर रेडियो एक्टिव आयोडीन आ गया, यहां पर D है, यहां पर B है। तो ये बात कही जा रही है कि जो लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना वो दुगनी है एज कंपेयर टू गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सर क्या कहना चाहते हो, आइए समझते हैं, ध्यान से समझना बच्चे, बिल्कुल बारीक सी। मान लो ये 100% आपका क्या था, R था, ठीक है। रिएक्शन ये जब अकेला था तो ये 100% R था, 100% R था। ये यहां पर शुरू में ये क्या था, 100% R था। रिएक्शन होने के बाद ये 99% क्या बन गया, R बन गया, और ये 1% मिक्सचर में आपका क्या आ गया, S आ गया, ठीक है, S आ गया। मगर अब ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी भाई, ऑप्टिकल प्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी भाई, पहले सॉल्यूशन में मेरा क्या था, एक अकेला ये मिक्सचर था, है ना, मेरे पूरा जो सॉल्यूशन था सिर्फ ये था, ये अकेला था, तो ये 100% R था। मगर रिएक्शन जब ये आयोडीन डाला गया तो ये बनने लगा, तो ये 99% R और 1% S। तो अब ये 1% इसका एक और 1% खा जाएगा, है ना, ये 99% R है मगर ये 1% R है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी तो 98% R हुई ना। पहले जो आपकी ऑप्टिकल प्योरिटी 100% R थी, अब इस सॉल्यूशन में 1% S भी बन चुका है, तो इसका 1% और काट देगा और आपके पास 98% R आएगा। मगर हम ये बात करें रेडियो एक्टिविटी कितने में आई है, गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी बच्चे कितने में हुई है, गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो सर अगर बात करें सिर्फ 1% ही हुई है ना, 1% मॉलिक्यूल में ही हुई है, तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी दुगनी होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी घटी, 2%, पहले 100 से 98 आ गया, और गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितनी हुई बच्चा, 1% हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIT जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि SN2 के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी जो लॉस होती है वो दुगनी होती है। मान लो अगर 5% आपका और रेडियो एक्टिव वहां पर बन चुका है तो 10% खत्म हो जाएगी। यहां पर ये 95% R बनता और यहां पर 5% S बनता। मान लो हम ये कहते कि यहां पर 95% R बन गया और इधर आपको 5% S मिला है, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई, सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, सॉल्यूशन कभी भी ये नहीं बताता कि 90% R है या 5% S है। सॉल्यूशन बताया जाएगा कि भाई ये 90% R है, मतलब कि इसका 5% S, मतलब ये राइट में घुमा रहा है, ये लेफ्ट में घुमा रहा है, तो इसका 5% इसका भी काट देगा तो आपके पास 90% R आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल प्योरिटी इतनी होगी। मगर गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितनों में होगी, सिर्फ गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सर सिर्फ 5% हुई है, गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सिर्फ 5% हुई है। लॉस कितना हो गया, 10 और गेन हुआ है 5। तो बच्चे लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज क्या होती है, ट्वाइस होती है एज गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये बेसिक बातें हमने SN1 और SN2 के रिगार्डिंग करी है। अभी इस लेक्चर में हमें आगे भी, इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे, इससे बाद मतलब कि इस लेक्चर के जो टॉपिक है वो हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, उसमें बेसिकली हम
हमारा जो SNI है, SNGP है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इपोक्साइड कैसे खुलती है वो हम पढ़ेंगे, एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें हम वहां पर करेंगे। तो इस रिएक्शन में, इस लेक्चर में हमने क्या बातें करी है? इस लेक्चर में बच्चे हमने सारे बेसिक पॉइंट, क्योंकि पहले बेस बनाना क्लियर कर लिया हमने, बेस बना लिया, अब हमें आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी जल्दी चीजें हो जाएगी, मगर बेस बनाना बहुत जरूरी था। तो पहले हमने न्यूक्लियोफाइल की नॉलेज, सोलवेंट की नॉलेज, सबस्ट्रेट की नॉलेज, ये सब लिया। देन हमने SN1 और SN2 जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ सकती है वो हमने देखा। SN1 की अगर हम बात करें, वहां कार्बोकेटाइन बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, तो उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में 2 ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहे थे। मगर SN2 में बच्चे हमने क्या कहा? SN2 में हमने कहा कि यहां पर सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट ही मिलेगी, बैक साइड अटैक हो जाएगा, और इन्वर्जन वाली बातें करी। SN1 में आपको यह देखना है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से ही आप ऑर्डर डिसाइड करोगे, है ना। ऑर्डर ऑफ SN1 आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डर ऑफ SN1 का, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखकर आप डिसाइड करोगे, ठीक है। SN2 वो लोग प्रेफर करेंगे जो हिंडर्ड ना हो, जहां पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बन रहा हो वो लोग SN2 प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो वो SN1। और बहुत सारी जो बातें बारीक बारीक हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए है, हालांकि आप बहुत होशियार हो, समझदार हो, अपने आप पे थोड़ा बहुत भी डाउट करना बंद करो, है ना। डाउट अगर आ रहा है कि ये वीक है कॉन्सेप्ट तो उसको पढ़ लो, मगर डाउट ऐसे लॉन्ग टर्म में कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मेरा अच्छा होगा पेपर या नहीं होगा, ये वाले डाउट करना बच्चे बंद कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, ये डाउट करना बंद कर दो। आप डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूं, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे लेक्चर के अच्छे से नोट्स बनाना, देन फर्दर अगले लेक्चर में, ताकि आपको और अच्छे से हम कनेक्ट करें, ये सारी बारीक बारीक पॉइंट आराम से आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा। अपना प्लीज 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 ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वस्थ जरूर रहिए, है ना। स्वस्थ रहोगे तो खुशी से पढ़ोगे। चलिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।